स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। पार्थ ने मन में सोचा, ये वाकई एक उपचार कौशल है। शायद जिन चोटों की बात हो रही है वे मार्शल आर्टिस्ट के आंतरिक घाव हैं। क्षतिग्रस्त अंग, रक्त और चीक नलिकाओं का फटना या अवरुद्ध चीक नलिकाएं। यदि आंतरिक चोटों का तुरंत इलाज न किया जाए तो वे आसानी से स्थायी समस्याएं बन सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी की साधना प्रभावित होगी। सबसे बुरी स्थिति में आंतरिक शक्ति अप्रयोज्य हो जाती है। यह विशेषता शक्तिशाली है क्योंकि यह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी ठीक कर सकती है। बस ये देखना है कि इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा। खपत दर को देखते हुए यह अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद आंतरिक चोट जितनी गंभीर होगी ठीक होने में उतना ही अधिक समय लगेगा। ये सोचते हुए पार्थ ने जल्दी से सिर हिलाया। यदि संभव हो तो वह इस तरह के अनुभव से नहीं गुजरना चाहता था। उसकी नज़र कौशल पट्टी पर गई, जहां कंचन कवच गोल्डन बेल शील्ड 9वें तल पर पहुंच चुका था और इसने वज्र जय दैवी कौशल वज्र इंडिस्ट्रक्टेबल डिवाइन स्किल को अनलॉक कर दिया था। क्या मुझे आगे अपग्रेड करना चाहिए? पार्थ हिचकिचाया। 10वें तल पर अपग्रेड करने के लिए 80,000 अनुभव बिंदु चाहिए और उसके पास लगभग 1,10,000 अनुभव बिंदु ही बचे थे। यदि वह अपग्रेड जारी रखने का विकल्प चुनता है तो उसके पास केवल 30,000 अनुभव बिंदु ही बचेंगे। क्या वह अजगर हाथी ज्ञान कौशल ड्रैगन एलिफेंट विजडम स्किल को अनलॉक कर पाएगा? यह अनिश्चित था। वायु वेग कटार विंडवर्ड स्लैश में महारत हासिल करने या कुछ अन्य हृदय विधियों हार्ट मेथड्स का अध्ययन करने की तो बात ही छोड़िए। कुछ देर सोचने के बाद उसने प्रतीक्षा करने का फैसला किया। आखिरकार 9वें स्तर की सुरक्षात्मक सच्ची ची ट्रू ची और 10वें स्तर में आधार वृद्धि का केवल 50% का ही अंतर था। सच्ची ची में 20% की वृद्धि के साथ ये 10,000 अंकों को पार कर सकता है, लेकिन लागत प्रभावशीलता बहुत कम थी। कुछ बुनियादी हृदय विधियां जिनकी कीमत 1 या 200 अंक होती है, केवल 1% सच्ची ची को थोड़ा बढ़ाती हैं, फिर भी उन्हें बहुत कम अनुभव की आवश्यकता होती है। 80,000 अनुभव बिंदु 7 या 8 बुनियादी हृदय विधियों को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। अतिरिक्त सच्ची ची वृद्धि कम से कम 3 या 4 गुना होगी। इस तरह वह प्रहार बर्स्ट मार्शल आर्ट के पूर्ण प्रभावों को भी ट्रिगर कर सकता है, जिससे न केवल शारीरिक रक्षा में कई गुना वृद्धि होगी, बल्कि शक्ति और गति में भी नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। ये सुधार कंचन कवच के 10वें तल से कहीं अधिक था। मन बनाने के बाद पार्थ ने वज्र जय दैवी कौशल को पूरा करने का विकल्प चुना। इसमें 1 सप्ताह लगेगा। ये काम करता है। पार्थ ने धीरे से सिर हिलाया। इस अवधि के अंत तक वह शायद सच्ची सार शक्ति स्तर ट्रू एसेंस रेल्म में प्रवेश कर चुका होगा। कंचन कवच को उच्च स्तरीय वज्र जय दैवी कौशल से बदलना समय पर होगा। आगे मुझे अजगर हाथी ज्ञान कौशल को पूरा करना चाहिए। पार्थ की नज़र 2 आवश्यक मार्शल आर्ट पर पड़ी। 1000 रूप दैवी कौशल 1000 फॉर्म्स डिवाइन स्किल और 10,000 हथेली दैवी कौशल 10,000 पाम डिवाइन स्किल। आइए 1000 रूप दैवी कौशल से शुरू करें। पार्थ का मन चला और उसने उसमें एक अनुभव बिंदु जोड़ा, जिससे कौशल स्तर 41वां बढ़ गया। 40 अंक, ज्यादा नहीं। पार्थ ने राहत की सांस ली, क्योंकि 1000 रूप दैवी कौशल का कौशल स्तर कंचन कवच की तरह तलों में गिना जाता था। कुल 10 तल थे। यदि पहला तल पहले से ही बहुत अधिक अनुभव का उपभोग करता तो उच्च तल बहुत महंगे होंगे। जैसे ही उसने शेष अनुभव बिंदु जोड़े, उसके भीतर शक्ति की भावना उमड़ पड़ी। ये भावना पहले तीरंदाजी का अभ्यास करने से हुए सुधार की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट थी। 1000 रूप दैवी कौशल, पहला तल 0%, विशेषता एक हाथी की शक्ति स्तर 1। एक हाथी की शक्ति, प्रत्येक स्तर की वृद्धि के साथ शक्ति विशेषता स्थायी रूप से 1250 अंक बढ़ जाती है। सीधे शक्ति विशेषता में 10वां हिस्सा बढ़ गया। पार्थ ने आह भरी। उसकी शक्ति विशेषता 10,300 से बढ़कर 11,500 अंक हो गई। 1000 रूप दैवी कौशल में 10 तल थे, इसलिए 10वें तल पर अपग्रेड करने से शक्ति विशेषता में 12,500 अंक की वृद्धि होगी। शक्ति विशेषता दोगुनी हो गई। पार्थ ने तुरंत 80 अनुभव बिंदु निवेश किए। उसके शरीर में फिर से एक गर्म धारा महसूस हुई। वह भावना बहुत स्पष्ट थी। 1000 रूप दैवी कौशल, दूसरा तल 0%, विशेषता एक हाथी की शक्ति स्तर 2। तीसरा तल, चौथा तल, 5वां तल। पार्थ की भौहें धीरे धीरे तन गईं। उसके मन में एक संदेह उठा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस मार्शल आर्ट में केवल एक ही विशेषता हो? इस बार अनुभव की खपत 1280 अंक तक पहुंच गई। 1000 रूप दैवी कौशल, छठा तल 0%, विशेषता एक हाथी की शक्ति स्तर 6। पार्थ अवाक रह गया। 20,480 अनुभव बिंदु का उपभोग करने के बाद 1000 रूप दैवी कौशल आखिरकार 10वें तल पर पहुंच गया। 1000 रूप दैवी कौशल, 10वां तल अपग्रेड नहीं किया जा सकता, विशेषता एक हाथी की शक्ति स्तर 10। जैसा कि उसे संदेह था, शुरू से अंत तक केवल एक ही विशेषता अनलॉक हुई। उसकी आंखें शक्ति विशेषता पर पड़ीं, जो अब 22,800 अंक तक पहुंच चुकी थी। पार्थ ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। ये शक्ति विशेषता एक बुनियादी विशेषता थी। यदि वह प्रहार बर्स्ट का उपयोग करता है तो शक्ति विशेषता 6.5 गुना बढ़ जाएगी, 1,50,000 अंक तक पहुंच जाएगी। एक मुक्का 15 लाख पाउंड। ये शुद्ध शारीरिक शक्ति थी। क्या होगा यदि इस मुक्के को सच्ची चीज बढ़ाया जाए? वह किस तरह की शक्ति प्राप्त करेगा? पार्थ की नज़र 10,000 हथेली दैवी कौशल पर पड़ी। उसने कई मुट्ठी और लात वाली मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, लेकिन यह उसकी पहली चीयुक्त मुट्ठी और लात वाली मार्शल आर्ट थी। शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट अजगर हाथी ज्ञान कौशल के लिए एक पूर्वापेक्षा के रूप में इसे स्वयं एक प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्ट होना चाहिए। इसे सीखने से कोई नुकसान नहीं होगा। उसका मन चला और उसने उसमें एक अनुभव बिंदु जोड़ा।
कौशल स्तर एक 8वां बढ़ गया। पार्थ मुस्कुराया। बुनियादी हथेली तकनीकों के कारण हथेली तकनीक मार्शल आर्ट को कम अनुभव बिंदु खपत का लाभ मिला। इस मार्शल आर्ट को अधिकतम करने के लिए 1000 रूप दैवी कौशल की तुलना में काफी कम अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता होगी। जैसे ही उसने शेष अनुभव बिंदु जोड़े, एक हल्की गर्म धारा उसके शरीर से गुजरी। 10,000 हथेली दैवी कौशल, आरंभिक झलक 0%, विशेषताएं, इस्पात हड्डियां स्तर 1, एक बैल की शक्ति स्तर 1। इस्पात हड्डियां, प्रत्येक कौशल स्तर की वृद्धि के साथ संविधान विशेषता 100 अंक बढ़ जाती है। संविधान और शक्ति विशेषताओं दोनों में 100 अंक की वृद्धि हुई। फिर भी पार्थ ने माथे पर बल डाला। संविधान विशेषता में 100 अंक की वृद्धि अच्छी थी, लेकिन शक्ति विशेषता केवल प्रति स्तर 100 अंक की वृद्धि, ऐसा नहीं था कि यह कम था। पिछली तीनों तीरंदाजी कौशल में इसी तरह की शक्ति विशेषता वृद्धि हुई थी, जो एक सामान्य वृद्धि का संकेत देती थी। हालांकि 1000 रूप दैवी कौशल की तुलना में ये फीका पड़ गया। एक सिद्ध 10,000 हथेली दैवी कौशल केवल शक्ति को 500 अंक बढ़ाता है, 1000 रूप दैवी कौशल इसे 25 गुना अधिक बढ़ाता है। इतने बड़े अंतर के साथ 10,000 हथेली दैवी कौशल 1000 रूप दैवी कौशल का मुकाबला कैसे कर सकता है? पार्थ की आंखों में एक चतुर चमक कौंधी। ये सच्ची ची थी, यही एकमात्र व्याख्या थी। सच्ची ची वृद्धि के साथ इस हथेली तकनीक की शक्ति 1000 रूप दैवी कौशल का मुकाबला कर सकती है। इस प्रकार उत्सुक होकर पार्थ ने 160 अनुभव बिंदु खर्च किए। उसके भीतर एक अजीब भावना उत्पन्न हुई। 10,000 हथेली दैवी कौशल, हल्की उपलब्धि 0%, विशेषताएं, इस्पात हड्डियां स्तर 2, एक बैल की शक्ति स्तर 2, पर्वत दबाने वाली हथेली स्तर 1। पर्वत दबाने वाली हथेली, सक्रिय कौशल, 1000 सच्ची ची का उपभोग करता है। 1 मीटर ऊंची हथेली की मोहरों को संघनित करता है, जिससे अभ्यासकर्ता की शक्ति के 3 गुना तक समकक्ष क्षति होती है। दूरी जितनी अधिक होगी, क्षति उतनी ही कम होगी। प्रत्येक कौशल स्तर की वृद्धि के साथ सच्ची ची की खपत 2 गुनी हो जाती है और क्षति अतिरिक्त 3 गुना बढ़ जाती है। पर्वत दबाने वाली हथेली काफी दबंग नाम है। पार्थ ने बड़बड़ाया। कोई आश्चर्य नहीं, 10,000 हथेली दैवी कौशल एक उल्लेखनीय रूप से भयंकर हथेली तकनीक थी, और इसका उत्तराधिकारी अजगर हाथी ज्ञान कौशल और भी दुर्जय और मजबूत था। स्तर 1 की पर्वत दबाने वाली हथेली शक्ति के 3 गुना तक क्षति पहुंचा सकती है। पार्थ ने अपनी हथेली को देखा, मतलब वह प्रतिद्वंद्वी पर इस हथेली का उपयोग कर सकता है। 20,000 अंकों की मूल शक्ति के साथ शक्ति 60,000 अंकों में बदल जाती है। यदि वह पहले शक्ति विशेषता को 1,50,000 अंकों तक बढ़ाता है, फिर सच्ची ची का उपयोग करके इस हथेली को वितरित करता है, बल 4,50,000 अंकों तक पहुंच जाता है। इसके बारे में सोचते हुए पार्थ ने तेजी से सांस ली। ये सिर्फ स्तर 1 पर्वत दबाने वाली हथेली थी। एक सिद्ध स्तर 4 पर्वत दबाने वाली हथेली शक्ति के 12 गुना मूल्य की क्षति देती है। 1,50,000 अंकों की शक्ति 18 लाख अंकों तक बढ़ जाती है। पाउंड मुक्का बल 10 शक्ति अंक के बराबर होता है। 18 लाख अंकों की शक्ति 180 लाख पाउंड के बराबर। 9,000 टन। एक मुक्का भारी टैंक कवच को भेद सकता है। यह क्या अवधारणा है? भारी टैंक समग्र कवच 500-600 मिलीमीटर समरूप स्टील प्लेट के बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। एंटी टैंक हथियार के बिना 150 मिलीमीटर आग्नेयास्त्रों से एक साथ गोलाबारी भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। कुलीन स्तरीय भयंकर जानवरों एलीट लेवल फियर्स बीस्ट्स के शरीर की रक्षात्मक क्षमता लगभग समान होती है। ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। पार्थ को अवास्तविक लगा। क्या वह वास्तव में नंगे हाथों से कुलीन स्तरीय भयंकर जानवरों को मुक्का मार सकता है? यह एक सपने जैसा लगा, लेकिन देह सुधार, बॉडी रिफाइनमेंट और खेती ची कल्टिवेशन के संयोजन से यही हासिल होता है। दोनों मार्ग अकल्पनीय शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि कठिनाई भिन्न होती है, लेकिन यदि कोई एक साथ दोनों मार्गों पर चलता है, तो चुनौती ज्यामितीय रूप से गुना हो जाती है, जिसमें अपार समय और प्रयास खर्च होता है। इस प्रकार कई लोग केवल संक्षेप में ही हाथ आजमाते हैं, लेकिन यदि बने रहे और सफल हुए, तो परिणामी वृद्धि केवल एक मार्ग पर चलने वालों के लिए कल्पना से परे होती है। पार्थ ने गहरी सांस ली। मार्शल आर्ट एसोसिएशन में शायद वह अकेला था जो इस मार्ग पर चल रहा था। यदि कोई केवल ची की खेती करता है, इस मार्शल आर्ट को सिद्ध करता है, तो भी एक हथेली का प्रहार शक्ति के 12 गुना के बराबर क्षति देता है, जो महत्वपूर्ण है। एक औसत मेहरबान शोधक मार्शल आर्टिस्ट, मरीडियन रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट के पास कम से कम 1 या 2,000 शक्ति अंक होते हैं, और 1 या 2,000 शक्ति में फूट सकते हैं, जो 1000 रूप दैवी कौशल के बराबर होता है। शायद इसीलिए ये दोनों मार्शल आर्ट समान रूप से मेल खा सकते हैं। क्या बस इतना ही है? पार्थ संशय में था, क्योंकि 1000 रूप दैवी कौशल शुद्ध रूप से देह सुधार मार्शल आर्ट है, मुट्ठी और लात वाली मार्शल आर्ट नहीं। 1000 रूप दैवी कौशल अभ्यासकर्ता के पास दूसरों की तुलना में कम सच्ची ची हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से शून्य नहीं। यदि अभ्यासकर्ता 1000 रूप दैवी कौशल की शक्ति के साथ अन्य मुट्ठी और लात वाली मार्शल आर्ट का उपयोग करता है, शक्ति शायद गुना हो जाएगी। पर्वत दबाने वाली हथेली कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है? इसमें अधिक शक्तिशाली हथेली तकनीक गुप्त कौशल होने चाहिए, पार्थ ने जोर दिया। इस तरह सोचते हुए पार्थ ने 360 अनुभव बिंदु और जोड़े। उसके शरीर से गर्म धारा बहने के अलावा कोई अन्य बदलाव नहीं हुए। पार्थ को आश्चर्य नहीं हुआ। यदि उसने सही अनुमान लगाया, तो वह विशेषता केवल पूर्णता स्तर परफेक्शन रेल्म पर ही अनलॉक हो सकती थी। उसने और 720 अनुभव बिंदु खर्च किए, और 10,000 हथेली दैवी कौशल का कौशल स्तर महान सफलता स्तर ग्रेट सक्सेस रेल्म पर पहुंच गया। यह अभी भी पहले जैसी ही 3 विशेषताएं थीं। पार्थ ने गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोका। आइए इस बार देखें। उसने लगभग 1500 अनुभव बिंदु का उपभोग किया। पल भर में उसके मन में एक सफेद रोशनी कौंधी। उसने जल्दी से कौशल पट्टी पर देखा। 10,000 हथेली दैवी कौशल, पूर्णता सुधार नहीं किया जा सकता, विशेषताएं,
इस्पात हड्डियां स्तर 5, एक बैल की शक्ति स्तर 5, पर्वत दबाने वाली हथेली स्तर 3, 10,000 पद दैवी हथेली स्तर 1। 10,000 पद दैवी हथेली, सक्रिय कौशल, 10,000 सच्चीची का उपभोग करता है। 3 मीटर ऊंची हथेली की मुहर में संघनित होता है, जिससे अभ्यासकर्ता के शक्ति मूल्य के 20 गुना तक क्षति होती है। दूरी जितनी अधिक होगी, क्षति उतनी ही कम होगी। प्रत्येक स्तर की वृद्धि के लिए सच्चीची की खपत दोगुनी हो जाती है और क्षति अतिरिक्त 10 गुना बढ़ जाती है, 50 गुना तक। प्रत्येक स्तर की वृद्धि के लिए तलवारची का आकार 1 मीटर बढ़ जाता है। शक्ति मूल्य का 20 गुना। पार्थ ने अपनी शक्ति विशेषता पर नजर डाली। इसका मतलब है कि अगर वह अपनी चरम अवस्था में इस हथेली को छोड़ता है तो हथेली का बल 30,000 टन तक पहुंच सकता है। पहले 10,000 टन की पर्वत दबाने वाली हथेली केवल एक बड़ा छेद बना सकती थी, गंभीर रूप से घायल कर सकती थी और एक शीर्षकुलीन भयंकर जानवर को वापस धकेल सकती थी जब तक कि वह महत्वपूर्ण बिंदु पर न लगे। 10,000 पद दैवी हथेली, भले ही यह महत्वपूर्ण बिंदु पर न लगे, अगर यह हिट करता है तो एक थप्पड़ से मार सकता है। क्योंकि 10,000 पद दैवी हथेली न केवल पर्वत दबाने वाली हथेली के 8 गुना आधार शक्ति वृद्धि को पार करती है, बल्कि हथेली की मुहर में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। ठीक वैसे ही जैसे उसकी वर्तमान शक्ति एक कुलीन स्तरीय भयंकर जानवर के बराबर, एक कुलीन स्तरीय भयंकर जानवर का मुक्का पूरी दीवार को भेद सकता है, एक थप्पड़ 2 से 3 मंजिला इमारत को उठा सकता है, उसका मुक्का केवल एक दीवार को तोड़ सकता है। विशेषताओं में अंतर स्पष्ट है। पर्वत दबाने वाली हथेली सच्चीची को 1 मीटर से अधिक ऊंची हथेली की मुहर में संघनित कर सकती है, जिसमें मजबूत विनाशकारी शक्ति होती है। 10,000 पद दैवी हथेली को 3 मीटर की हथेली की मुहर में संघनित कर सकती है। 1 मंजिल जितनी ऊंची हथेली की मुहर इसे आगे धकेलते हुए आसानी से 2 से 3 मंजिला इमारत को नष्ट कर सकती है। पार्थ ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई। वह बस जानता था कि यह हथेली तकनीक इतनी सरल नहीं थी। यह विशेषता इस मार्शल आर्ट का सार है, जिसे इसके नाम से देखा जा सकता है। इसके अलावा सच्चीची की खपत के दृष्टिकोण से 10,000 पद दैवी हथेली भी अधिक लागत प्रभावी है। ये हथेली के बल की शक्ति का 20 गुना लगाने के लिए केवल 10,000 सच्चीची की आवश्यकता होती है। स्तर 4 पर्वत दबाने वाली हथेली के बल की 12 गुना शक्ति लगा सकती है, पहले से ही 8,000 सच्चीची का उपभोग करती है। हालांकि मेरी वर्तमान सच्चीची के साथ ऐसा लगता है कि मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। पार्थ खुद को हंसने और रोने से नहीं रोक सका। आखिरकार उसकी वर्तमान सच्चीची का मूल्य सिर्फ 9,000 से अधिक है, अभी भी 10,000 अंकों से थोड़ा कम है। खैर, अजगर हाथी ज्ञान कौशल के लिए ये दोनों आवश्यक मार्शल आर्ट अंततः सिद्ध हो गए हैं और प्रभाव अप्रत्याशित रूप से काफी अच्छा है। पार्थ ने मन में सोचा, 1000 रूप दैवी कौशल शक्ति विशेषता को बढ़ाता है। 10,000 हथेली दैवी कौशल मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति को एक आधार के रूप में उपयोग करता है, हथेली तकनीक की शक्ति को 10 गुना या 20 गुना बढ़ाता है। इसलिए परिणामी अजगर हाथी ज्ञान कौशल न केवल शक्ति को 10 अजगरों और 10 हाथियों की शक्ति तक बढ़ा सकता है, बल्कि इसमें अत्यधिक प्रभावशाली हथेली तकनीक गुप्त कौशल भी शामिल हो सकते हैं। उसने गहरी सांस ली और मार्शल आर्ट पूरा करें पर क्लिक किया। चूंकि दोनों मार्शल आर्ट पूर्णता की स्थिति में थे, इसलिए इसे पूरा करने में 3 दिन से भी कम समय लगा, जो पिछले वज्रजय दैवी कौशल से 2 गुना तेज था। जहां तक मुट्ठी और लात वाली मार्शल आर्ट की बात है, 10,000 हथेली दैवी कौशल अभी के लिए पर्याप्त है। आगे मुझे एक कतार मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत है। शेष समय का उपयोग हृदय विधियों को सीखने के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा अपर्याप्त सच्चीची के साथ मैं एक बार भी 10,000 पद दैवी हथेली का उपयोग नहीं कर सकता। पार्थ को थोड़ी लाचारी महसूस हुई। सच्चीची एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए वही है जो एक आदमी के लिए पैसा है। पैसे के बिना कोई 1 इंच भी हिल नहीं सकता। उसकी नजर वायु वेग कतार पर पड़ी। ये पहले जागृत संघ अवेकेंड एसोसिएशन से 3,000 अंकों में खरीदा गया था। ये निस्संदेह एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट था। उसने स्तर बढ़ाने के लिए एक अनुभव बिंदु का उपभोग करने का फैसला किया। कौशल स्तर एक 40,000वां बढ़ गया। पार्थ स्तब्ध रह गया। नहीं, एक 40,000वां। तो सिर्फ प्रारंभिक स्तर एंट्री लेवल तक पहुंचने के लिए 40,000 अनुभव बिंदु की आवश्यकता है, और वह भी 20% छूट के साथ ही बुनियादी कटार तकनीक से कटौती। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने अभी भी इसे सीखने का फैसला किया। तो क्या हुआ अगर यह 40,000 अंक है? इसे सीखने के बाद भी 50 से 60,000 अनुभव बिंदु बचे रहेंगे। उसने शेष 30,000 से अधिक अनुभव बिंदु निर्ममता से जोड़े। एक ऐसी भावना जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी उमड़ पड़ी। उसकी आंखों में डेस्क पर मिश्र धातु युद्ध कटार अब एक निर्जीव वस्तु नहीं लग रही थी, बल्कि एक जीवित चीज जो सांस लेती और बोलती थी। क्या ये कटार इरादा सेबर इंटेंट हो सकता है? यह विचार पार्थ के मन में आया। फिर एक झटके के साथ उसने कौशल पैनल पर देखा। वायु वेग कटार, पूर्णता सुधार नहीं किया जा सकता। विशेषताएं, हड्डी भेदी कटार इरादा स्तर 1, वायु वेग कटार स्तर 1। ये सीधे पूर्णता तक पहुंच गया। पार्थ इसके पीछे के क्षेत्र को देखकर चौंक गया। तो इस मार्शल आर्ट में कोई प्रारंभिक स्तर नहीं है, या तो पूरी तरह से अज्ञानी कंप्लीटली इग्नोरेंट या पूर्णता। ये बहुत चरम है। वह लाचारी से हंसा और नीचे देखना जारी रखा। 2 विशेषताएं और पहली कटार इरादा थी। उसने जल्दी से इसे खोला। हड्डी भेदी कटार इरादा, कटार हथियार चलाते समय प्रत्येक बार हड्डी भेदी ठंडक रखता है। दोनों पक्षों के बीच आध्यात्मिक मूल्य में अंतर जितना बड़ा होगा, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया गति को आधा करने की अधिकतम सीमा तक प्रत्येक स्तर की वृद्धि के लिए प्रभावशीलता दोगुनी हो जाती है। वायु वेग कटार 10,000 सच्चीची और 1,000 आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करता है। 5 मीटर ऊंची नुकीली तलवार चीक स्वॉर्ड चीक छोड़ता है। कटार तकनीक की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। तलवार ची में कटार इरादा होता है, प्रतिद्वंद्वी पर ताला लगाता है, जिससे बचना असंभव हो जाता है।
सच्चीची और आध्यात्मिक शक्ति की खपत के प्रत्येक दोहरीकरण के लिए कटार तकनीक की शक्ति अतिरिक्त 10 गुना बढ़ जाती है। 50 गुना तक प्रत्येक स्तर की वृद्धि के लिए तलवारची का आकार 1 मीटर बढ़ जाता है। तो ये कटार इरादा है। पार्थ को एहसास हुआ और बाद में वह उत्साहित महसूस करने लगा। ये कटार इरादा खुद को कोई बोनस नहीं जोड़ता है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के लिए अत्यंत घातक है। आखिरकार मास्टर्स के बीच एक प्रतियोगिता में 10% गति प्रभाव विजेता का निर्धारण कर सकता है। गति को आधा करने की तो बात ही छोड़िए, कोई इस तरह कैसे लड़ सकता है। जो सबसे स्वर्गीय विरोधी है वह यह है कि यह निष्क्रिय है। ये सिर्फ एक कटार का उपयोग करके सक्रिय हो जाता है। शायद यह इस हड्डी भेदी कटार इरादे के कारण है कि इस मार्शल आर्ट का प्रवेश दहलीज इतना ऊंचा है। पार्थ ने पहले के विवरण को समझा। अभ्यासकर्ताओं के लिए हड्डी भेदी कटार इरादा को समझे बिना वे वायु वेग कटार नहीं सीख सकते। यदि वे अचानक हड्डी भेदी कटार इरादा को समझते हैं तो वे तुरंत इस कटार तकनीक को सीख सकते हैं। इसे साधारण योग्यता वालों के लिए एक दुर्स्वप्न कहा जा सकता है और प्रतिभाशाली लोगों के लिए सबसे उपयुक्त। मेरा मानना है कि यह हड्डी भेदी कटार इरादा विभिन्न कटार इरादों में से सिर्फ एक प्रकार है, लेकिन हालांकि कटार इरादा अच्छा है, मेरे लिए एक में महारत हासिल करना पर्याप्त है। पार्थ ने कड़वी मुस्कान दी, क्योंकि उसके पास हथियार मार्शल आर्ट पर उपयोग करने के लिए उतने अनुभव बिंदु नहीं हैं। इसके अलावा यदि कटार में कटार इरादा है तो मुट्ठी और लात वाली मार्शल आर्ट में मुट्ठी के समान सच्चा अर्थ ट्रू मीनिंग ऑफ फिस्ट हो सकता है। जब तक पर्याप्त मुट्ठी तकनीकें नहीं सीखी जाती हैं, एक प्रतीत होता है साधारण मुक्का 5, 6, 7, 8 या 9 तरह के मुट्ठी इरादे को समाहित कर सकता है। उसकी नज़र अगली विशेषता पर पड़ी, वायु वेग कटार 10 गुना कटार शक्ति। पहली नज़र में ये 10 गुना शक्ति हथेली तकनीक के समान लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत अलग है, क्योंकि अधिकांश मामलों में हथियारों की शक्ति मुट्ठी और लात की शक्ति से कहीं अधिक होती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मुट्ठी और लात वाली मार्शल आर्ट के विपरीत, जहां प्रभावित करने वाले कारक सीमित होते हैं और मुख्य रूप से मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति से प्रभावित होते हैं, मौजूदा आधार को और बढ़ाना बेहद मुश्किल होता है। हथियारों की शक्ति के कई प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति उनमें से सिर्फ एक है। कटार तकनीक की शक्ति को बढ़ाने का सबसे सरल तरीका बस एक अधिक शक्तिशाली हथियार प्राप्त करना है। 10,000 हथेली दैवी कौशल की तुलना करें। एक 10 गुना पर्वत दबाने वाली हथेली 1 मीटर से अधिक ऊंची हथेली की मुहर के साथ एक शीर्ष कुलीन भयंकर जानवर को तुरंत नहीं मार सकती है, लेकिन एक 5 मीटर ऊंची तलवारची निश्चित रूप से ऐसा करेगी। ये सिर्फ प्रारंभिक रूप में है। उच्चतम रूप में 50 गुना शक्ति के साथ एक वार, हालांकि यह अभी भी एक 5 मीटर ऊंची तलवारची है, संभवतः एक कमांडर स्तरीय भयंकर जानवर को एक हिट में मार सकता है। बेशक इस तरह की एक शक्तिशाली तलवारची भयानक खपत के साथ आती है। 10,000 सच्चीची का उपभोग करना, इसे लगातार चौगुन करना, इस वार को छोड़ने के लिए 1,60,000 सच्चीची की आवश्यकता होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट है। पार्थ ने आह भरी। पूर्णता की स्थिति में उन 2 मार्शल आर्ट के लिए उसकी प्रतीक्षा और भी बढ़ गई। जहां तक अभी की बात है, उसकी नज़र हृदय विधियों के ढेर पर पड़ी। उनमें से कुछ 1 या 200 अंक की हैं और कुछ 3 से 400 अंक, 7 से 800 अंक की हैं। 1000 से अधिक अंकों की कई भी हैं। उदाहरण के लिए हड्डी परिवर्तन, बोन चेंजिंग, उज्ज्वल जेड कौशल, ब्राइट जेड स्किल, विवाह वस्त्र दैवी कौशल, मैरिज रोप, डिवाइन स्किल। दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश अधूरे हैं, लेकिन 7 से 800 अंक की आंतरिक शक्ति हृदय विधियां ज्यादातर पूरी हैं। 1 से 200 अंक की हृदय विधियां बुनियादी हृदय विधियां होनी चाहिए। 3 से 400 अंक अपेक्षाकृत उन्नत हो सकती हैं और 7 से 800 प्रथम श्रेणी की आंतरिक शक्ति हृदय विधियां होनी चाहिए। पार्थ ने मन में सोचा, पिछले कंचन कवच के आधार पर इसकी सच्चीची वृद्धि मोटे तौर पर उन्नत हृदय विधि स्तर पर होनी चाहिए। 7 से 800 अंक की प्रथम श्रेणी की हृदय विधियां सच्चीची में एक अतिरिक्त 30% वृद्धि प्रदान कर सकती हैं, लेकिन एक समस्या है और वह है कठिनाई। हृदय विधि जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, वृद्धि उतनी ही अधिक होगी और सीखना उतना ही कठिन होगा। पहले सीखी गई ज्ञानयुवान कौशल, एक श्वास तकनीक, बुनियादी हृदय विधियां हैं। पूर्णता स्तर तक पहुंचने में कम से कम 5000 अनुभव बिंदु लगेंगे। यदि उन्नत हृदय विधियां अनुभव बिंदुओं का 2 गुना उपभोग करती हैं तो यह प्रबंधनीय है। यदि नहीं, तो केवल सच्चीची वृद्धि के दृष्टिकोण से ये योग्य नहीं है। सत्यापित करने के लिए पार्थ ने परीक्षण के लिए एक उन्नत मार्शल आर्ट पाया, शीत तकनीक, फ्रॉस्ट टेक्निक, जिसकी कीमत 400 अंक है। यह एक आंतरिक शक्ति हृदय विधि है जो सच्चीची को अत्यधिक ठंडी ऊर्जा में परिवर्तित करती है। युद्ध में शीत सच्चीची प्रतिद्वंद्वी के सच्चीची प्रवाह को बाधित कर सकती है और प्रतिद्वंद्वी को बर्फ की मूर्ति में भी बदल सकती है, लेकिन इसका अभ्यास करना बहुत कठिन है। थोड़ी सी गलती से खुद बर्फ की मूर्ति बन सकते हैं। आइए इस मार्शल आर्ट का पहले एक प्रयोग के लिए उपयोग करें। पार्थ का मन चला और उसने थोड़े अनुभव बिंदु जोड़े। शीत तकनीक की निपुणता 481 बढ़ गई। निश्चित रूप से पार्थ ने माथे पर बल डाला। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार एक श्वास तकनीक शुरू की थी, उपभोग किए गए अनुभव बिंदु केवल 128 अंक थे। ज्ञानयुवान कौशल ने थोड़ा अधिक उपभोग किया, लेकिन यह भी लगभग 150 अंक था। लेकिन इस शीत तकनीक के लिए आवश्यक प्रारंभिक स्तर के अनुभव बिंदु 3 गुना अधिक थे। इस प्रवृत्ति के अनुसार उन प्रथम श्रेणी की हृदय विधियों के लिए आवश्यक प्रारंभिक स्तर के अनुभव बिंदु 2000 अंक से कम नहीं हो सकते हैं। आइए प्रभाव देखें। उसने शेष 400 अंक का अनुभव मूल्य जोड़ा। उसके शरीर के भीतर की सच्चीची तुरंत बदल गई। पार्थ का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर की सच्चीची वास्तव में बड़ी है, लेकिन उतना नहीं जितना उसने कल्पना की थी, केवल 30 से। दूसरे शब्दों में, यह केवल आदिम सच्चीची का 10वां हिस्सा बढ़ा। क्या ऐसा हो सकता है? उसने जल्दी से कौशल पट्टी पर देखा। शीत तकनीक, आरंभिक झलक 0%, विशेषताएं, ची पोषण स्तर 1।
ची पोषण। इस विशेषता को देखकर पार्थ ने कड़वी मुस्कान दिखाई। उसने शुरू में सोचा था कि यह ची भंडारण ची स्टोरेज होगा जो आदिम सच्ची ची को 20% बढ़ा सकता है। अब ऐसा लगता है ये वास्तव में अनिश्चित हो सकता है। या ची भंडारण विशेषताओं द्वारा लाया गया बोनस प्रथम श्रेणी की आंतरिक शक्ति हृदय विधियों के लिए ऊपरी सीमा है। उस स्थिति में मुझे अधिक स्थिर होना चाहिए और सबसे बुनियादी हृदय विधियों से धीरे धीरे सुधार करना चाहिए। पार्थ ने मन बना लिया। 5000 अनुभव बिंदु एक अतिरिक्त 50% सच्ची ची बोनस प्राप्त कर सकते हैं। शेष 60,000 अनुभव बिंदु कम से कम 7 या 8 और हृदय विधियों में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी विशेषताओं को अनलॉक कर सकता है जिसका उपयोग उन कुछ अधूरी शीर्ष स्तरीय हृदय विधियों को अनलॉक करने के लिए किया जा सकता है। लकड़ी काटने में देरी किए बिना चाकू को तेज करना। अरुण परिवार हृदय तकनीक कीमत 100 अंक। कहा जाता है कि यह मार्शल दुनिया में विभिन्न हृदय विधियों के आधार पर एक अरुण परिवार द्वारा संकलित एक मार्शल आर्ट है। बाद में परिवार गिर गया और यह हृदय विधि उनके वंशजों द्वारा बेची गई। ये खेती के बाद आंतरिक शक्ति को काफी बढ़ा सकती है। लगभग 3000 अनुभव बिंदु का उपभोग करने के बाद यह हृदय विधि अंततः पूर्णता स्तर तक पहुंच गई। अरुण परिवार हृदय तकनीक पूर्णता सुधार नहीं किया जा सकता। विशेषताएं: रक्त पोषण स्तर 5, ची पोषण स्तर 5, श्वास विनियमन स्तर 4, शरीर संरक्षण स्तर 1। सभी बहुत बुनियादी विशेषताएं हैं। यहां तक कि शरीर संरक्षण विशेषता भी केवल पूर्णता स्तर में अनलॉक हुई थी। लेकिन ज्ञानयुवान कौशल इसे महान सफलता स्तर में अनलॉक कर सकता था। एक और 50% का अतिरिक्त सच्ची ची बोनस। पार्थ थोड़ा मुस्कुराया। सच्ची ची बोनस को देखा जो 290% तक पहुंच गया था। उसके शरीर के भीतर की कुल सच्ची ची भी 11,918 अंक तक पहुंच गई। उसकी नजर अगली हृदय विधि पर पड़ी। विशाल सागर हृदय विधि कीमत 120 अंक। कहा जाता है कि यह एक छोटे संप्रदाय की हृदय विधि है। खेती के बाद आंतरिक शक्ति गंगा की तरह है, निरंतर और अक्षय। पार्थ को प्रतीक्षा का एक संकेत महसूस हुआ लेकिन जल्द ही ये गायब हो गया। विशाल सागर हृदय विधि आरंभिक झलक 0%। विशेषताएं: रक्त पोषण स्तर 1, ची पोषण स्तर 1, आंतरिक शक्ति गंगा की तरह, निरंतर और अक्षय। ये सभी निर्माता की सिर्फ बड़ा चढ़ाकर बातें थीं। सच्ची ची बोनस क्या ये सिर्फ 1% नहीं है? लगभग 3000 अंक के अनुभव मूल्य का उपभोग करने के बाद यह हृदय विधि भी पूर्णता स्तर तक पहुंच गई। विशाल सागर हृदय विधि पूर्णता सुधार नहीं किया जा सकता। विशेषताएं: रक्त पोषण स्तर 5, ची पोषण स्तर 5, श्वास विनियमन स्तर 4, ची संचय स्तर 2। वास्तव में एक नई विशेषता थी। ची संचय। प्रत्येक स्तर का सुधार सच्ची ची की पुनर्प्राप्ति गति को 1% बढ़ाता है। यह विशेषता निस्संदेह बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार सच्ची ची को पुनर्प्राप्त करने के केवल कुछ ही तरीके हैं। स्वचालित पुनर्प्राप्ति बहुत धीमी है। पहले जब पार्थ की सच्ची ची केवल कुछ 100 अंक थी तो एक बिंदु सच्ची ची को पुनर्प्राप्त करने में 2 मिनट लगते थे। अब कितना, इसे सत्यापन की आवश्यकता है। श्वास विनियमन गति को कम से कम 2 गुना बढ़ाता है, उच्चतम 4 से 5 गुना हो सकता है। लेकिन श्वास विनियमन की स्थिति में आप चल नहीं सकते, हमला करने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए यह तरीका लड़ाई के दौरान भरोसेमंद नहीं है। तीसरा तरीका अमृत का उपभोग करना है, लेकिन इसे पुनर्प्राप्त होने में भी समय लगता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या विभिन्न हृदय विधियों की ची संचय विशेषताएं स्टैक हो सकती हैं। अगर वे ची पोषण विशेषताओं की तरह स्टैक हो सकती हैं तो यह महान होगा। पार्थ ने खुद से बड़बड़ाया। इस समय उसके शरीर के भीतर की सच्ची ची और 150 बढ़ गई। उसने अन्य हृदय विधियों में सुधार करना जारी रखा। समय बीतता गया। अनुभव मूल्य की खपत तेजी से कम हुई। पहले 3 से 4000 अंक, बाद में 4 से 5000, फिर 6000 अंक के करीब। जब 9वीं हृदय विधि पूरी तरह से बढ़ गई तो शेष अनुभव बिंदु 5000 से कम थे। अंत में खत्म। पार्थ ने सांस छोड़ी। थोड़ा अधूरा महसूस कर रहा था क्योंकि पूर्णता स्तर तक बढ़ी हुई 9 आंतरिक शक्ति हृदय विधियां सभी बुनियादी थीं। शीत तकनीक की तरह कोई भी सुधार नहीं किया गया था। अनलॉक की गई विशेषताएं भी समान थीं। किसी ने भी उसे पिछली हृदय विधियों की तरह एक उज्ज्वल नई भावना नहीं दी। इसके बारे में सोचते हुए ये काफी सामान्य था। वे कम से कम प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्ट थे, यहां तक कि शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट भी थे। अगर ये बुनियादी हृदय विधियां तुलना कर सकती तो यह अजीब होता। वास्तव में कुछ आश्चर्य था। एक हृदय विधि ने ची भंडारण विशेषता को अनलॉक कर दिया। 2 गुना अतिरिक्त सच्ची ची बोनस प्रदान करता है, साथ ही 8 अन्य हृदय विधियों की ची पोषण विशेषताएं। पार्थ ने उत्साह के साथ सच्ची ची बार को देखा। सच्ची ची 25,670/3056 जोड़ 740%, कुल 26,000 अंक सच्ची ची। पार्थ मुस्कुराया। इतने उच्च सच्ची ची मूल्य के साथ वायुवेग कटार के अंतिम 3 चालों के अलावा अन्य मार्शल आर्ट गुप्त तकनीकें दबाव के बिना निष्पादित की जा सकती थीं। अगर वह कुछ और मेरिडियन खोल सकता था और अधिक बादल जेड फल का उपभोग कर सकता था तो 10,000 अंक तक पहुंचना असंभव नहीं हो सकता है। फिर यहां तक कि वायु वेग कटार की अंतिम चाल भी निष्पादित की जा सकती थी। और ची संचय विशेषता का कुल स्तर लगभग 10 था। यह मानते हुए कि प्रभाव स्टैक हो सकता है, यह उसके शरीर के भीतर सच्ची ची की पुनर्प्राप्ति गति को 2 गुना कर सकता है। आइए इसे यहीं छोड़ दें। ये कहने के बाद पार्थ उठ खड़ा हुआ और अपनी मांसपेशियों को खींचा। लगभग 30,000 अंक का अनुभव मूल्य उसकी लड़ाई शक्ति में परिवर्तित हो गया था। अब कुलीन स्तरीय भयंकर जानवरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कमांडर स्तरीय वालों से भी लड़ने का उसमें साहस था। आगे शायद मेघा की बहन को बचाने का समय था। उसकी आंखों में एक चमक कौंधी। आखिरकार मेघा की बहन की स्थिति अज्ञात थी। वहां एक और सेकंड रुकने का मतलब अधिक खतरे का सामना करना था। पहले उसने सोचा था कि एक ही समय में कई स्तरीय जागृत लोगों से निपटना जोखिम भरा होगा, लेकिन अब प्रतिद्वंद्वी के पास शायद उसे चोट पहुंचाने की क्षमता भी नहीं थी, जबकि उसके पास उन्हें मारने के 100 तरीके थे।
हम इसके बारे में सोचते हुए पार्थ ने सिर हिलाया। आइए अंबिका नगर चलें और मेघा की बहन को बचाएं। सबसे पहले मेघा से वादा पूरा करने के लिए, दूसरे मेघा की बहन को बचाने से उसे भी फायदा होगा। हालांकि मेघा भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती थी, महाशक्तियों पर उसकी महारत बहुत कम थी। मेघा की बहन अलग थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी स्थिति क्या थी। अगर स्थिति ऐसी थी कि वह अब भविष्यवाणी नहीं कर सकती थी तो ऐसा ही हो, बस बहनों को फिर से मिलाना। पार्थ ने अपनी कटार उठाई और नीचे गया। कंचन कवच की महान सफलता और 13 क्रॉस ट्रेनिंग ग्रैंड प्रोटेक्टर के बोनस के साथ उसे अब संरक्षक ताबीजों गार्डियन टैलिस्मन्स की आवश्यकता नहीं थी। वह इस वस्तु को अपने पिता को देने और उस पर एक आत्मा चिन्ह स्पिरिट मार्क अंकित करने का इरादा रखता था। लेकिन जब वह नीचे गया तो उसने पाया कि केवल उसकी माँ ही बेडरूम में आराम कर रही थी, उसके पिता और भाई वहां नहीं थे। शायद अभ्यास स्थल पर गए होंगे। पार्थ को यह अनुमान था। उसने अपनी माँ को परेशान नहीं किया, बस उस पर एक निशान छोड़ा और बाहर चला गया। अभ्यास स्थल की ओर बढ़ गया। अभ्यास स्थल पहले से कहीं अधिक जीवंत था। अतीत में केवल वयस्क पुरुष ही यहाँ अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते थे। अब बच्चे भी यहाँ मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। अधिकांश मूल रूप से पार्थ के परिवार के घर से थे और कुछ मूल रूप से स्थानीय निवासी थे। इन दिनों की बातचीत के माध्यम से वे काफी अच्छी तरह से मिलजुल गए और हंसी कभी कभी अभ्यास स्थल से गूंजती थी। पार्थ की आंखों ने भीड़ के अंतराल के माध्यम से मेघा को देखा। उसके बाल पसीने से गीले थे, लेकिन वह सीधी खड़ी थी, केंद्रित थी, मुद्रा का अभ्यास कर रही थी। जब तक भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, छोटू यहाँ है, विशाल अभ्यास स्थल तुरंत शांत हो गया और सभी की आंखें उसकी ओर घूम गईं। आश्चर्य, उत्सुकता, सम्मान, लेकिन ज्यादातर भय, क्योंकि पार्थ की हर चाल ने उन्हें अकथनीय गहराई की भावना दी। पार्थ ने उन पर धीरे से मुस्कुराया। शांत माहौल तुरंत आराम हो गया। जल्द ही पिता और बेटा एक तरफ चले गए। पार्थ ने संरक्षक ताबीज अपने पिता को सौंपा। गुरदीप ने सुना, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये वस्तु कुलीन स्तरीय भयंकर जानवरों के हमलों का भी सामना कर सकती है। उसके मन में कुलीन स्तरीय भयंकर जानवरों की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय भयंकर जानवर भी एक भयानक अस्तित्व था। छोटू, ये वस्तु, पिताजी, बस इसे ले लो, इस वस्तु का मुझ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। पार्थ हंसा। ठीक है, ठीक है। गुरदीप ने हाथ बढ़ाया और इसे ले लिया, इसे कसकर पकड़ लिया। वह उत्सुक था कि उसका बेटा कितना शक्तिशाली हो गया था। कुलीन स्तरीय भयंकर जानवरों की बात करते हुए वह उदासीन लग रहा था। पिताजी, आपको अगली बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पार्थ ने बुराई पंथ की खोज के बारे में स्थिति समझाई। अगर कोई खतरा पैदा होता है तो मुझे तुरंत फोन करें, मैं दौड़ कर आऊंगा। ठीक है, मैं समझता हूँ। गुरदीप ने लगातार सिर हिलाया। बस इतना ही। पार्थ मुस्कुराया। मुझे अब जाना चाहिए। ध्यान रखना, गुरदीप ने अनिच्छा से कहा। चिंता मत करो, पार्थ ने अभ्यास स्थल में लोगों को देखते हुए कहा। उनकी आंखें मिलीं। उनमें मेघा भी थी। उसकी आंखें जटिल थीं, कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थीं। सब लोग जारी रखें, बनाए रखें। पार्थ ने मुस्कुराया और उन्हें हाथ हिलाया। छोटू, सब ने हाथ उठाए। कुछ कहने वाले थे लेकिन एहसास हुआ कि वह पहले ही गायब हो चुका था। पहले यह एक सपना जैसा लगा। पार्थ की आकृति बिजली की तरह अंबिका नगर की ओर बढ़ी। उसने मेघा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कोई दुर्घटना होगी या नहीं। आशा देकर और फिर निराशा देने के बजाय व्यक्ति को सीधे वापस लाना और उसे आश्चर्य देना बेहतर है। क्या आप चाहते हैं कि मैं पार्थ की मेघा की बहन को बचाने की यात्रा जारी रखूं? पार्थ जब अंबिका नगर पहुंचा तो हवा में एक अजीब सा माहौल था। पहले हमेशा बहुत भीड़ होती थी और ठेले भी लगे होते थे। अब लोग नदारद थे। अगर कोई राहगीर था भी तो वो झुका हुआ सिर लिए जल्दी में चल रहा था, जैसे धीमी गति से चलने पर कोई बड़ी आफत आ जाएगी। पार्थ भाई, तभी दाहिनी ओर से एक आवाज आई। 30 की उम्र का एक आदमी तेजी से पास आया। तुम कौन हो? पार्थ ने सामने खड़े आदमी को भ्रमित होकर देखा। मुझे अध्यक्ष ने आपका इंतजार करने को कहा था। आदमी ने आदर से कहा। शहर में बड़ा हादसा हो गया है। अध्यक्ष चिंतित थे कि आपको फोन करके परेशान न करें, इसलिए उन्होंने आपको कई संदेश भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने मुझे यहाँ इंतजार करने को कहा था और अगर मैं आपको देखूं तो आपको भटकने के बजाय सीधे बेस पर लौटने के लिए कहूं। समझ गया। पार्थ ने सिर हिलाया, एक स्पष्ट अनुमान लगाते हुए भी पूछा, क्या बड़ी खबर है? आदमी ने सावधानी से चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बाजार में गड़बड़ी हो गई। मैंने सुना कि मेरिडियन शोधन स्तर के एक विशेषज्ञ ने चाकू लेकर प्रवेश किया, कई रूपांतरण बल योद्धाओं को मार डाला और यहाँ तक कि मैनेजर अंकुर को भी अगवा कर लिया। क्या? पार्थ ने हैरानी का नाटक करते हुए आंखें चौड़ी कर लीं। हाँ, आदमी ने जोर से सिर हिलाया। नगरपालिका बाजार के पीछे खड़ी है। कहा जाता है कि किसी ने पहले ही नगर प्रमुख को सूचित कर दिया है। मुझे डर है कि यह तूफान से पहले की शांति है। उसने हल्की आह भरी और फिर जोर दिया, पार्थ भाई, हमें जल्दी से वापस चलना चाहिए। हाँ, तुम पहले बेस पर जाओ। मुझे भाई हेमंत को कुछ भयंकर जानवर की सामग्री देनी है। पार्थ हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, अपना ध्यान रखना। आदमी ने राहत की सांस ली और शहर के द्वार की ओर मुड़ गया। तेज कार्रवाई, पार्थ ने मन ही मन सोचा। लेकिन जब उसने कार्रवाई की थी तो इस परिदृश्य का अनुमान लगा लिया था। आदमी के शहर में प्रवेश करने के बाद पार्थ भी अंदर गया। उसकी नज़र पहले मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन पर गई और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ी, जो सबसे ऊंची विला क्लस्टर पर टिकी। वह जगह थी जहां सी स्तर के योद्धा रहते थे और यही उसका गंतव्य था। वहां जाने से पहले उसे एक काम करना था। उसने एक सुनसान कोना ढूंढा और कुचलने की आवाजों के साथ जो मजबूत आदमी पहले बाजार में चाकू लिए हुए घुस गया था, वह धीरे धीरे छाया से बाहर निकला। शहर में खुलेआम सी स्तर के योद्धाओं को मारना, अगर ऐसी बात फैल गई तो मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को भी उसे बचाना मुश्किल होगा।
भले ही वे बचा पाते तो यह एहसान छोटा नहीं होता और उसे बाद में एसोसिएशन के लिए गोलियां बनानी पड़ सकती थीं। चूंकि ऐसी बात है तो इस छिपे हुए खतरे को शुरू से ही समाप्त कर देना बेहतर है। धनुष या आत्मानाशक उंगली का उपयोग करने के बारे में सोचना भी नहीं, जिससे सुराग से उसकी पहचान आसानी से जाहिर हो सकती थी। सौभाग्य से धनुष और आध्यात्मिक रहस्य तकनीक में महारत हासिल करने के अलावा वह मार्शल आर्ट्स और एक चाकू तकनीक में भी निपुण था। भले ही वह उनसी स्तर के योद्धाओं को दिन दहाड़े मार डाले, वह घूमकर बिना निशान छोड़े गायब हो सकता था, इस बात की चिंता किए बिना कि कोई उससे बदला लेने के लिए उसे ढूंढेगा। पार्थ ने गहरी सांस ली और सेलेस्टियल प्रतिक्रिया को सक्रिय किया। विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत पूरे अंबिका नगर को घेर लिया। दसियों हजार सांसों को स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। अधिकांश औरस बहुत कमजोर थे। स्पष्ट रूप से वे साधारण लोग थे। 10,000 से अधिक औरस थोड़े मजबूत थे, शायद शरीर मजबूत करने और मांसपेशी शोधन स्तर के मार्शल कलाकार, जिनमें कुछ जागरूक योद्धा भी शामिल हो सकते थे। कई दर्जन औरस अत्यंत मजबूत थे। कुछ उसे बहुत परिचित लगे, जो सुनील और तुलिका के थे। 20 से अधिक उनसे अधिक मजबूत थे। विशेष रूप से पहाड़ की चोटी पर 5 औरस थे। अगर सुनील और अन्य रात में जुगनुओं की तरह थे तो वे 5 औरस रात में मोमबत्तियों की तरह थे, जिन्हें ध्यान न देना मुश्किल था। लगता है अंबिका नगर में पिछले 2 सालों में एक और सी स्तर का जागरूक योद्धा आया है। पार्थ ने सबसे ऊंचे विला की ओर देखा। उसकी भान हल्की सी सिकुड़ गई। वहां एक आभा काफी मजबूत थी, लेकिन उसके आसपास की कई आभाएं अत्यंत कमजोर थीं। उसने दूसरी दिशा में देखा, जहां भी एक मजबूत आभा थी, हालांकि यह पहले वाले से अलग थी, जो अलग थलग लग रही थी। वहां उसने तीसरे विला की ओर देखा, जहां सबसे अधिक आभाएं थीं, 30 से अधिक, जिनमें ज्यादातर प्रारंभिक बल स्तर की थीं। साथ ही 4 अन्य आभाएं, एक बहुत मजबूत, 2 मध्यम रूप से कमजोर और अंतिम वाली और भी कमजोर थी। इन 4 आभाओं वाली जगह पर एक और आभा थी। यह आभा बहुत कमजोर थी, शहर के साधारण लोगों की आभा से भी कमजोर, जो हवा में मोमबत्ती की तरह झिलमिलाती और अस्थिर होने का प्रभाव दे रही थी। पार्थ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली। उसकी निगाह तीसरे विला पर टिकी हुई थी। अगर वह सही था तो अत्यंत कमजोर आभा मेघा की बहन की थी। कारण सरल था, उसने बाजार में लोगों को मार दिया था और खबर उनसी स्तर के जागरूक योद्धाओं तक पहुंची थी। उनकी पहली प्रतिक्रिया मेघा की बहन को ढूंढकर दोषी का पता पूछना होगा। इसलिए एक विला में कई मजबूत आभाएं थीं। आसपास के 30 से अधिक सुरक्षाकर्मी भी इस बात को दूसरे दृष्टिकोण से पुष्टि करते थे। अन्य विला में इतने सुरक्षाकर्मी नहीं थे। लगता है मेरे पिछले कार्यों ने वाकई मेघा की बहन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। उम्मीद है मैं ज्यादा देर नहीं हुआ हूं। ये कहकर पार्थ की आकृति एक बिजली की कौंध की तरह अपने गंतव्य की ओर चमक उठी। पहाड़ की चोटी की ओर जाने वाली सड़क पर दर्जनों सशस्त्र गार्ड नीचे देख रहे थे, तभी अचानक एक तेज हवा चली। यह अजीब हवा कहां से आई? किसी ने अपनी टोपी को ठीक किया और बुदबुदाया। हाँ, काफी अजीब है। सशस्त्र गार्डों ने चारों ओर देखा। कोई असामान्य चीज न देखकर उन्होंने सोचा कि यह बस उनका भ्रम था। उन्होंने सिर हिलाया और अपनी गश्त फिर से शुरू कर दी। उसी क्षण एक सुरक्षाकर्मी द्वारा कड़ी सुरक्षा वाले विला के सामने अचानक एक आकृति दिखाई दी। तुम कौन हो? कई गश्त लगा रहे गार्ड चौंक गए और अचानक दिखाई दिए मजबूत आकृति पर अपनी बंदूकें तान दी। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तुम क्या चाहते हो? अपना हथियार गिरा दो और अपने हाथ सिर पर रखकर उकड़ू बैठ जाओ। कई गुस्से भरी चीखें सुनाई दी। पार्थ ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाह दूसरी मंजिल पर बालकनी पर टिकी हुई थी। वहां कई आकृतियां खिड़की से उसे देख रही थीं। एक आकृति जिसके सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा था, उसे उत्साह की एक झलक के साथ देख रहा था। लगता है मुझे सही जगह मिल गई। पार्थ ने राहत की सांस ली। क्या तुमने मुझे सुना नहीं? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गुस्से से चिल्लाया। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने अपना हथियार नहीं गिराया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। 3, 2, 1। पार्थ ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने सुना ही न हो। उसकी निगाह दूसरी मंजिल पर मौजूद आकृतियों की निगाहों से मिली। फायर! मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाया। नगर प्रमुख दूसरी मंजिल से देख रहा था। अगर वह इस अज्ञात व्यक्ति को अंदर घुसने देता तो उसे अपने जीवन के 7 परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तुरंत गोलीबारी शुरू हो गई। दर्जनों हल्की और भारी मशीन गनों से आग बरसने लगी। गोलियां पार्थ पर बारिश की तरह बरस रही थीं। डांग 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 डांग। तेज टक्कर की आवाजें गूंज उठीं। गोलियां एक लोहे की दीवार से टकराती हुई लग रही थीं, जो उछलकर वापस आ रही थीं। यहां तक कि कुछ गार्ड भी जो वापस उछलकर आई गोलियों से घायल हो गए थे, चौंके हुए चेहरे के साथ गिर पड़े। कप्तान, इस आदमी में कुछ अजीब है। एक गार्ड ने पार्थ को अक्षुण्ण खड़ा देखकर हैरानी से चिल्लाया। कप्तान, मशीन गन की गोलियां उस पर काम नहीं कर रही हैं। कप्तान, तोपें निकालो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाया। बूम 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 बूम। भारी तोप की आवाजें गूंज उठीं। लगभग 10 प्रारंभिक बल योद्धाओं ने विभिन्न तोपें पकड़ी हुई थीं, जो पार्थ पर गोला दाग रहे थे। डिंग डिंग डांग डांग। फिर से तेज आवाजें गूंज उठीं। पलक झपकते ही 10,000 से अधिक तोप के गोले खर्च हो गए। यहां तक कि एक उच्च स्तरीय भयंकर जानवर भी लुगदी में बदल जाता, लेकिन मांस और खून उड़ने का कोई दृश्य नहीं था। आकृति खड़ी रही। तोप पकड़े मार्शल कलाकार हैरानी में पीछे हट गए। कैसे? ये कैसे हो सकता है? इतनी मजबूत गोलाबारी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। क्या यह आदमी कोई राक्षस है, या वह फांग साहब जैसा कोई जागरूक योद्धा है? हट जाओ! उसी क्षण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाया, अपने कंधे पर एक रॉकेट लॉन्चर ले जाते हुए। जैसे ही वह बोला, वूश की आवाज के साथ रॉकेट ने निशाना साधा। एक विशाल आग का गोला उठा, जिसके बाद घना धुआं निकला। यहां तक कि दिन के उजाले में भी ये बहुत जाहिर था। इस हलचल ने जल्द ही अंबिका नगर के लोगों को सतर्क कर दिया। दसियों हजार लोग उठते हुए धुएं की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर भरा हुआ था। क्या वह एक रॉकेट विस्फोट था?
और पहले इतनी सारी तोपों की आवाजें थीं। नगर पालिका के पास इतना उत्पात क्यों हो रहा है? क्या ये कोई भयंकर जानवर का हमला हो सकता है? लेकिन ये दिन का उजाला है, भयंकर जानवर कहाँ से आएंगे? सुनील कार्यालय की खिड़की से खड़े होकर गंभीर चेहरे के साथ दृश्य को देख रहा था। बाजार की घटना सुबह हुई थी। 1 घंटे से भी कम समय बाद पहाड़ की चोटी के पास इतना बड़ा उत्पात हुआ। क्या ये वाकई इतनी संयोग हो सकता है? क्या हुआ? उसने घबराकर अपना फोन पकड़ा, तभी दरवाजे से तेज कदमों की आवाज आई। अध्यक्ष, 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 क्या आपने बाहर का उत्पात सुना? एक क्लिक के साथ अंकल सुधीर और अन्य लोग अंदर भागे। उनके चेहरे कुछ घबराए हुए थे। अध्यक्ष, ऊपर, तुलिका बोलने में हिचकिचाई। सुनील ने पलटकर सिर हिलाया। जो भी हुआ हो, हमारी ताकत को देखते हुए हमें अंधाधुंध शामिल नहीं होना चाहिए। यहीं इंतजार करते हैं, हमें जल्द ही पता चल जाना चाहिए कि क्या हुआ। समूह ने आपस में देखा और सिर हिलाया। हाँ, अगर चीजें बदतर हो गईं, तो उनकी ताकत के साथ ऊपर जाना केवल मौत ही होगी। उम्मीद है अगर कोई लड़ाई छिड़ गई तो असर ज्यादा बड़ा नहीं होगा। उसे मिल गया, कप्तान, शानदार काम, अद्भुत। वह आदमी इस बार मर गया होगा। ये देखकर सभी गार्डों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान की एक झलक थी। हालांकि उसे एक एहसास था कि सामने वाले व्यक्ति ने शुरू से ही चकमा देने का इरादा कभी नहीं किया होगा। उसे मारना अभी भी एक अच्छी बात थी, क्योंकि इतने करीब से रॉकेट से टकराने पर एक कुलीन स्तर का भयंकर जानवर भी मांस में बदल जाता, एक इंसान की तो बात ही क्या। फिर भी जब धुआं छटा और वह आकृति उनके सामने फिर से दिखाई दी, तो उसके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। माहौल शांत था। गार्डों की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। रॉकेट से टकराने पर भी एक खरोंच नहीं। यह आदमी किस तरह का राक्षस है? यह आदमी साधारण नहीं है ना? दूसरी मंजिल पर गौरव की आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। हालांकि मेघा की बहन ने कहा था कि हमलावर 3 मिनट में यहां दिखाई देगा, वहां मौजूद किसी ने भी, खुद उसी ने भी, इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कौन इतना मूर्ख होगा कि सीधे यहां चलकर आएगा। लेकिन ठीक 3 मिनट बाद वह व्यक्ति वास्तव में दिखाई दिया। न केवल इतना, उसने आसपास की सभी गोलाबारी को झेल लिया। उसने अपने शरीर को हिलाया भी नहीं। उसकी निगाहें हमेशा उन पर टिकी रहीं, जैसे उन्हें उकसा रहा हो। हम कुछ खास नहीं। फांग साहब ने ठंडी सांस ली। बस एक अकेला रॉकेट, इतनी मामूली चाल, उसके सामने दिखावा करने की हिम्मत। कप्तान, विला के बाहर कुछ लोगों ने रॉकेट लॉन्चर ले जा रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। फिर से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दांत पीसे, ये याद करते हुए कि नगर प्रमुख ऊपर था, उसे एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा। लेकिन उसी क्षण हवा को काटती हुई किसी चीज की आवाज सुनाई दी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को केवल एक सफेद रोशनी की झलक देखने का समय मिला, इससे पहले कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। न केवल वह, उसके आसपास के गार्ड भी खून के तालाबों में गिर गए। पार्थ ने अपनी तलवार म्यान में रखी। उसने पहले हमला इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह सुरक्षा शक्ति कौशल का प्रभाव और खपत देखना चाहता था। परिणामों से पता चला कि प्रभाव बहुत मजबूत था और उसने केवल कुछ दर्जन अंक सच्ची ऊर्जा का उपभोग किया। मुख्य खपत रॉकेट के टकराने से हुई, जिसने उसकी सच्ची ऊर्जा के 20 अंक को तुरंत खत्म कर दिया। लेकिन महज 20 अंक उसकी 20,000 से अधिक सच्ची ऊर्जा की तुलना में कुछ भी नहीं थे। फिर उसने अपना बायां हाथ उठाया और सामने वाले समूह को इशारा किया, जैसे कह रहा हो, उनसे निपटने के बाद अब तुम्हारी बारी है। अहंकारी। फांग साहब की आंखों में क्रोध जल उठा। भाई जयंत, मुझे इस आदमी से निपटने दो। ये बस एक मामूली मार्शल कलाकार है जिसने कुछ शरीर शोधन कौशल का अभ्यास किया। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह जय है? कोई जल्दी नहीं। जयंत के होंठ तिरछे हो गए। हमें ऐसा दिलचस्प लक्ष्य मुश्किल से मिला है। उसे सीधे मार डालना, क्या ये बहुत नीरस नहीं होगा? उसने ये कहा जैसे ही उसकी आकृति चमकी और बाहर बालकनी पर दिखाई दी। अन्य लोग भी उसके किनारे पर चले गए, पार्थ को ऊपर से देखते हुए। उसी क्षण एक ऊंची नाक और छोटे बाल वाला आदमी बालकनी पर दिखाई दिया। उसने चारों ओर देखा और फिर पार्थ को देखा, इससे पहले कि जयंत को देखकर कहा, भाई जयंत, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस एक मूर्ख जिसे अपनी सीमाएं नहीं पता। ओह, क्या ये वह है? छोटे बाल वाले आदमी की निगाहें एक बार फिर पार्थ पर पड़ी। मैं क्यों ना कदम बढ़ाऊं और तुम्हारे लिए उसे मार डालूं? महेंद्र, क्या हमें उचित क्रम का पालन नहीं करना चाहिए? फांग साहब ने उस पर तिरछी नजर डाली। वास्तव में इस आदमी को अभी भी यहाँ खड़ा देखकर मैंने सोचा कि तुम पहले ही उससे निपट चुके होगे। महेंद्र ने एक भान उठाई। जयंत कुछ कहने वाला ही था कि एक और आकृति दिखाई दी। ये दिनेश था जो पहले पूल के पास बात कर रहा था। काफी हलचल, भाई जयंत, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है तुम्हारे पास यहाँ थोड़ी मुसीबत है। क्या तुम्हें अपने भाई के हाथ की जरूरत है? मुसीबत के लिए माफ करना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शोर भाई दिनेश को खींचेगा। जयंत ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। भाई दिनेश, बस देखो, यह एक मामूली मुद्दा है, तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैं बस देखता हूँ, दिनेश ने कहा जैसे ही उसने एक कुर्सी ढूंढी और बैठ गया। नीचे मजबूत आकृति को रुचि से देख रहा था। चाकू वाला एक मार्शल कलाकार। इन समयों में बस एक मार्शल कलाकार जागरूक योद्धाओं के साथ पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। 6। पार्थ ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो ये दोनों नए आने वाले उन दो आभाओं के स्रोत थे जिन्हें उसने पहले महसूस किया था। लेकिन कितने भी हों, परिणाम वही होगा। मुझे जिज्ञासा है कि तुम्हें यहाँ अकेले आने की हिम्मत किसने दी? जयंत ने अपनी निगाह पार्थ की ओर मोड़ी, अपना सिर झुकाते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ताकत से मुझे चुनौती दे सकते हो? पार्थ मुस्कुराया। नहीं, मुझे लगता है कि मेरी ताकत मुझे तुम सभी को चुनौती देने की अनुमति देती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यहाँ तक कि दर्शक दिनेश का चेहरा भी गंभीर हो गया। यह आदमी उसे भी नजर में नहीं रखता। फांग साहब और महेंद्र की आंखों में हत्या की इच्छा भर गई।
यहाँ तक कि हेमंत, जो छिपा हुआ था, ने भी गौरव को एक सवालिया नजर दी। ये पूरी तरह से उकसावे के कारण नहीं था, बल्कि वे जयंत के दोस्त थे और उन्हें बाद में स्वर्गीय ईश्वरफल के लिए एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए वे अब खड़े नहीं रह सकते थे। गौरव ने सिर हिलाया। फांग साहब और अन्य को इस आदमी को परीक्षण करने दो, तब कार्य करना देर नहीं होगी। क्या ऐसा है? जयंत 2 बार हंसा, फिर उसका चेहरा पानी की तरह गहरा हो गया। ठीक है, चूंकि तुम मौत की तलाश कर रहे हो, मैं तुम्हें वह इच्छा पूरी करूंगा। महेंद्र, इस आदमी की त्वचा कठोर है, यहाँ तक कि एक रॉकेट का वार भी बिना किसी समस्या के झेल लिया, तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। उसने अपने बगल में छोटे बाल वाले आदमी को देखा। भाई जयंत। फांग साहब हैरान दिखे। इस आदमी को संभालना उसका काम होना चाहिए। इसे मुझ पर छोड़ दो भाई जयंत। महेंद्र के होंठ मुस्कान में घुमावदार हो गए। पार्थ को देखकर, मैंने सुना है कि तुम्हारी त्वचा कठोर है। देखते हैं कितनी कठोर है। उसने अपना दायां हाथ उठाया, हथेली पार्थ की ओर, गुरुत्वाकर्षण तोप। जैसे ही उसने शब्द कहे, बूम, एक जोरदार टक्कर हुई। ऐसा लगा जैसे ऊपर से कुछ भारी गिरा हो। पार्थ के खड़े होने के आसपास का क्षेत्र 2 मीटर के दायरे में तुरंत 1 मीटर से अधिक गहरा धंस गया। धूल हर जगह उड़ गई, घनी दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं, यहाँ तक कि 10 मीटर से अधिक दूर की दीवार भी एक टक्कर के साथ ढह गई और विला हिंसक रूप से हिल गया। यह क्या है? दिनेश, जो देख रहा था, अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। गहरे गड्ढे को देखकर हैरान था। एक 120 मिमी हॉवित्ज़र केवल 3 मीटर व्यास और 0.7 मीटर गहरा गड्ढा बना सकता है। ये गड्ढा 4 मीटर व्यास और 1 मीटर से अधिक गहरा था, जो एक 150 मिमी हॉवित्ज़र की शक्ति को टक्कर देता था। ये फांग साहब वास्तव में कौन है? फांग साहब को छोड़कर जयंत सहित सभी गंभीर दिखे। अगर उनकी संरक्षक ताबीज नहीं होती, तो उस गुरुत्वाकर्षण तोप से टकराना घातक होता। क्या तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है? क्या तुमने खाया नहीं? गड्ढे से एक आवाज आई। क्या? सभी के चेहरों के भाव बदल गए। महेंद्र सहित उसकी गुरुत्वाकर्षण तोप आग की स्केली सुअर जैसे कुलीन स्तर के भयंकर जानवर को चपटा कर सकती थी, फिर भी यह आदमी अक्षुण्ण था। क्या तुम थोड़ी और ताकत का उपयोग कर सकते हो? पार्थ ने जम्हाई ली। अगर तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है, तो मुझे चलना होगा। उसने कौशल पट्टी के बुनियादी शरीर तकनीक को देखा। वह शुरू में देखना चाहता था कि इस हमले को झेलने में कितनी सच्ची ऊर्जा खर्च होगी। परिणामों से पता चला कि 100 से कम अंक खर्च हुए और उसे कुछ अप्रत्याशित भी मिला। ऊपर से दबाव के दौरान उसकी बुनियादी शरीर तकनीक जल्दी से 10 स्तर तक पहुंच गई। हालांकि कोई विशेषता अनलॉक नहीं हुई। एक उच्च बुनियादी शरीर तकनीक भविष्य के शरीर तकनीकों के लिए आवश्यक अनुभव अंकों को कम करती है और कुछ स्तरों पर खेती तकनीक की सीमा को बढ़ाती है। तो उसे थोड़ा और खेलने में कोई एतराज नहीं था। महेंद्र, क्या तुम्हारे पास ताकत है? फांग साहब ने व्यंग्य किया। अगर नहीं, तो मुझे संभालने दो। जल्दी क्यों? महेंद्र व्याकुल था। मैं बस गर्म हो रहा हूँ। वह पार्थ की ओर मुड़ा, दांत पीसते हुए। मैं तुम्हें पूरा छोड़ना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम कृतघ्न हो, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। सुपर गुरुत्वाकर्षण तोप। बूम, एक और जोरदार टक्कर। पार्थ के खड़े होने का क्षेत्र तुरंत रह गया। उसकी स्थिति से 3 मीटर के दायरे में ऐसा लगा जैसे एक विशाल बेलनाकार वस्तु नीचे आ गिरी हो, जिससे 3 मीटर से अधिक गहरा एक गड्ढा बन गया। हिंसक प्रभाव ने पूरे अंबिका नगर को थोड़ा हिला दिया। अनगिनत लोग सड़कों पर गिर पड़े। गड्ढे के आसपास 10 मीटर का दायरा एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ढह गया, जिससे धूल उड़ गई, जिसने आसमान को ढक दिया। 1 दर्जन से अधिक विशाल दरारें, जिनमें से प्रत्येक 1 मीटर से अधिक गहरी और आधा मीटर चौड़ी थी, सभी दिशाओं में तेजी से फैल गईं। तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने मुझे मजबूर किया। हा हा हा। महेंद्र जंगली रूप से हंसा, अपनी असली ताकत प्रदर्शित करते हुए। ये झटका आग की स्केली सुअर जैसे कुलीन स्तर के भयंकर जानवर को बुरी तरह से घायल या मार सकता था। आमतौर पर उनकी गति के कारण उन्हें मारना मुश्किल होता था। दिनेश, जो किनारे पर खड़ा था, विशाल गड्ढे को देखकर बोल नहीं सका। क्या यह एक सी स्तर के जागरूक योद्धा की शक्ति है? अंबिका नगर में इतना शक्तिशाली जागरूक योद्धा है? जयंत की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उसने फांग साहब को कार्य करने नहीं दिया, क्योंकि वह महेंद्र की वृद्धि का परीक्षण करना चाहता था। ये दिखाता है कि वह मजबूत हो गया है। अगर उस सुपर गुरुत्वाकर्षण तोप से टकराया जाता, तो उसकी संरक्षक ताबीज शायद टूट जाती। फांग साहब का चेहरा गंभीर हो गया। अगर वह होता, तो क्या वह उस सुपर गुरुत्वाकर्षण तोप को झेल पाता? अगर वह झेल पाता, तो वह कितने झटके सह सकता था? वह आदमी जरूर मर गया होगा। गौरव ने राहत की सांस ली, पार्थ को सीधे टकराते हुए देखकर। क्या अभी भी जीवन या मृत्यु का सवाल है? उसने समूह पर नजर डाली, 6 गिनते हुए। नहीं, 7 होने चाहिए। उसकी पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं, एक ठंडक महसूस करते हुए, जल्दी से पूछते हुए। मेघा की बहन कहाँ है? क्या तुम उसे बाहर नहीं लाए? क्या? दूसरों के भाव बदल गए, चारों ओर देखते हुए, वास्तव में मेघा की बहन को न देखकर। उन सभी ने सामने के खंडहरों को देखा। क्या ऐसा हो सकता है? मेघा की बहन का संविधान साधारण लोगों से भी बदतर था। अगर वह बाहर नहीं निकली, तो वह शायद। नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि विला ढहने पर किसी ने उसे पकड़ लिया। फांग साहब ने भान से कुढ़ी। मैंने उसे लेने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी और को ऐसा करते देखा, इसलिए मैंने नहीं किया। सही है, मैंने भी ध्यान दिया, सोचा कि यह तुम लोग हो। मैं भी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, ठंडा पसीना टपकता हुआ। अगर उन्होंने मेघा की बहन को नहीं लिया, तो किसने लिया? कुछ किलोमीटर दूर, पार्थ ने मेघा की बहन को धीरे से जमीन पर रखा, उसे एक पेड़ के सहारे झुकने दिया। यह एक छोटा सा बगीचा था और थोड़े समय के लिए कोई यहाँ नहीं आएगा। क्या तुम ठीक हो? उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मेघा की बहन ने सिर हिलाया, कृतज्ञता से भरी आंखों से पार्थ को देखते हुए। आपका धन्यवाद। मेरी बहन आपकी देखभाल के कारण बच गई। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है।
बाकी बातें बाद के लिए छोड़ देते हैं। पार्थ खड़ा हुआ और कहा, मैं पहले उन लोगों को संभालता हूँ। एक क्षण रुको। मेघा की बहन ने पार्थ की आस्तीन पकड़ी, हिचकिचाई और कहा, आज के लिए इसे यहीं समाप्त क्यों न करें? इसे यहीं समाप्त करें। पार्थ ने हैरानी में उसे देखा। उन्होंने तुम्हें इतना बुरा नुकसान पहुंचाया है और तुम उन्हें माफ कर सकती हो? या क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता? नहीं। मेघा की बहन कड़वाहट से मुस्कुराए और कहा, मुझे पता है कि वे तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम उन सभी को मार डालते हो तो इससे बहुत मुसीबत होगी। बहुत मुसीबत होगी। पार्थ ने भान सिकोड़ी और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें न मारने से मुसीबत से बचा जा सकेगा? मेघा की बहन हैरान रह गई। हाँ, अन्य लोग पहले ही जानते थे कि गुवान देवराज का गायब होना पार्थ के परिवार का घर से जुड़ा था। भले ही वे अब चले जाएं, ये केवल समय की बात थी कि वे ढूंढे जाएंगे। लेकिन वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन पार्थ पहले ही नजर से गायब हो चुका था। वह फिर से कड़वाहट से मुस्कुराए। उसे पार्थ को उन लोगों की महाशक्ति के बारे में याद दिलाने का समय नहीं मिला जो उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन ऐसा लगा कि उसने याद दिलाया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़े गड्ढे के पास जयंत और अन्य के चेहरे अत्यंत गंभीर थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मेघा की बहन को बचा लिया गया हो? लेकिन वहां मौजूद लोगों में उनके अलावा एक और व्यक्ति था। जयंत कांप गया। उसकी आंखें नीचे गड्ढे पर टिकी हुई थीं। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि ऐसे हमले के तहत यहां तक कि एक शीर्ष स्तरीय कुलीन स्तर का भयंकर जानवर भी मर जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति मानव था। क्या होगा अगर उसके पास भी उनकी तरह रक्षात्मक वस्तुएं हों? क्या होगा अगर उसने हमले को झेल लिया और फिर अराजकता के बीच मेघा की बहन को बचा लिया? धूल जम गई। नीचे गड्ढा खाली था, खून का एक भी निशान नहीं। ये कैसे हो सकता है? महेंद्र का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह अपने साथियों को अविश्वास में देखता रहा। मैंने स्पष्ट रूप से उसे मारा। मैंने उसे मारा। दिनेश को छोड़कर दूसरों के चेहरे अत्यंत गंभीर थे। यह मूर्ख, अब बहस करने का समय नहीं है कि उसने मारा या नहीं। हमें धोखा दिया गया है। गौरव का चेहरा काला था जब उसने कहा, यह आदमी यहाँ हमारे साथ द्वंद्व करने नहीं आया था, बल्कि मेघा की बहन को बचाने आया था। वह और मेघा की बहन साथ हैं। नहीं तो मेघा की बहन ने पहले उस व्यक्ति के आने के बाद क्या हुआ, इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? यह इसलिए नहीं था क्योंकि वह अपने शरीर के कारण कह नहीं सकती थी, यह इसलिए था क्योंकि उसे कहने की अनुमति नहीं थी। लानत है। फांग साहब क्रोध से उबलते हुए एक घुटने पर झुक गए और जमीन पर एक मुक्का मारा, जिससे आधा मीटर गहरा गड्ढा बन गया। शानदार खेला, मेघा की बहन। जयंत को गहरा पछतावा हुआ। कौन कल्पना कर सकता था कि इतने सारे हंसों का शिकार करने के बाद एक दिन उसे एक हंस ने आंख में चोंच मार दी। अगर उसे पता होता तो उसने फांग साहब को कार्य करने दिया होता या खुद ही कार्य किया होता। इस तरह वह उस आदमी को गंदे पानी में मछली पकड़ने का मौका नहीं देता। लेकिन कुछ चीजें थीं जो वह समझ नहीं पाया, जैसे मेघा की बहन ने संदेश कैसे भेजा और वह व्यक्ति कौन था जो उसे बचाने आया था। किनारे पर दिनेश विचारशील लग रहा था। मेघा की बहन, क्या वह सफेद बालों वाली वह बूढ़ी औरत नहीं थी जो एक मुर्गी को बांधने के लिए भी बहुत कमजोर लगती थी? उसमें कोई विशेष गुण नहीं था। जयंत और अन्य इतना ध्यान क्यों दे रहे थे? पूरे शहर में लॉकडाउन का आदेश प्रसारित करो। जयंत की निगाह महेंद्र और अन्य पर पड़ी। तुम सभी मेरे साथ आओ। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उसकी जरूरत नहीं है। इस क्षण एक परिचित आवाज आई, मैं ठीक यहीं हूँ। पार्थ एक दर्जन मीटर दूर खड़ा था, अपनी चाकू पकड़े हुए और उन्हें लापरवाही से देख रहा था। गुरुत्वाकर्षण महाशक्ति वाले व्यक्ति ने अभी अभी एक सुपर गुरुत्वाकर्षण तोप दागी थी, जिससे उसकी बुनियादी शरीर तकनीक में लगभग 20 स्तर की वृद्धि हुई थी। वह उसे इतनी जल्दी मारने के इच्छुक नहीं था। क्या वे सभी चौंक गए? यह आदमी नहीं गया। उनके दिलों में एक साथ क्रोध की एक लहर उठी। यह आदमी वास्तव में उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा था। मुझे बताओ, तुमने मेघा की बहन को कहाँ छिपाया? जयंत ने पार्थ को घूर कर देखा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे उसे जिंदा खा जाएंगी। कौन मेघा की बहन? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पार्थ ने एक मजाकिया हंसी छोड़ी और फिर महेंद्र को देखकर ताना मारा, मेरा मतलब है, क्या तुम्हारे पास ताकत भी है? वह गुरुत्वाकर्षण तोप या जो भी, वास्तव में बस एक खुजली को खरोंच रहा है। क्या तुम थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते? तुम। महेंद्र क्रोध से लगभग फट गया। उसे जयंत और अन्य उसके पीछे क्या कह रहे थे इसकी परवाह नहीं थी। अगले ही पल उसने सीधे अपना दायां हाथ उठाया, हथेली पार्थ की ओर निशाना साधते हुए। मर जा, हरामी। जैसे ही शब्द गिरे, बूम, एक भयंकर विस्फोट। जहां पार्थ खड़ा था वहां 6 मीटर व्यास और 3 मीटर गहरा एक बड़ा गड्ढा तुरंत दिखाई दिया। इसके साथ ही इसके आसपास के कई मीटर भी ढह गए। ऐसा लगा जैसे पिछला दृश्य फिर से हो रहा हो। लेकिन इस क्षण एक और भयंकर विस्फोट हुआ। बूम, एक और सुपर गुरुत्वाकर्षण तोप। गड्ढे के ऊपर ऐसा लगा जैसे एक विशाल बेलनाकार वस्तु एक विशाल हथौड़े की तरह नीचे आ गई हो, जमीन से टकराते हुए। पूरी जमीन कांप गई। दर्जनों मीटर दूर खड़ी कारें भी कई मीटर ऊंची उछल गईं। जैसे ही वे फिर से उतरी, एक और जोरदार टक्कर हुई और कारें फिर से 7 या 8 मीटर ऊंची उछल गईं। अंबिका नगर में लगभग हर कोई पहाड़ की चोटी की ओर देख रहा था। उनकी आंखों में घबराहट भरी हुई थी। क्या चल रहा था? क्या हुआ? पहाड़ की चोटी पर इतना उत्पात क्यों हो रहा था? क्या जागरूक योद्धाओं के उस समूह को कुछ हो गया था? पहाड़ की चोटी पर वह क्षेत्र जहां पार्थ मूल रूप से खड़ा था, 10 मीटर से अधिक व्यास वाला एक विशाल गड्ढा बन गया था। खासकर केंद्र में ये 7 या 8 मीटर गहरा था। लगभग एक 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। धुआं आसमान में ऊंचा उठ रहा था, जो किलोमीटरों दूर से भी दिखाई दे रहा था। हफ हफ, महेंद्र गड्ढे में खड़ा था, जोरों से हाँफ रहा था। उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला था। पसीना उसके माथे से बारिश की तरह बह रहा था।
लगातार 3 सुपर गुरुत्वाकर्षण तोपों ने उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म कर दी, लेकिन ये सब इसके लायक था। जयंत और अन्य ने आपस में देखा। 1 मिनट पहले वे संदेह नहीं करते कि चाकू वाला वह आदमी मर गया होगा, लेकिन अब वे इतने निश्चित नहीं थे। इस बार काफी ढंग से हुआ। एक आकृति एक छलांग के साथ गड्ढे से बाहर निकली और जमीन पर उतरी। थोड़ा धूल भरा होने के अलावा वह पहले से अलग नहीं था। असंभव। महेंद्र का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। लगातार 3 सुपर गुरुत्वाकर्षण तोपों से टकराने पर एक शीर्ष स्तरीय कुलीन स्तर का भयंकर जानवर भी मर जाता, लेकिन उसके सामने वाला आदमी 3 झटके सह गया और अभी भी अक्षुण्ण दिख रहा था। क्या यह आदमी इंसान भी है? क्या वह वास्तव में इंसान है? तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? पार्थ ने भान सिकुड़ी। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो? जल्दी करो और कार्य करो। अभी अभी के 3 झटकों ने उसकी बुनियादी शरीर तकनीक को 30 से अधिक स्तर तक बढ़ा दिया था। पिछले 2 झटकों सहित ये 60 से अधिक स्तर तक बढ़ गया था। ये दक्षता अकेले प्रशिक्षण से भी अधिक थी, यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण कमरे में भी। हालांकि लाभ छोटे हो गए, कम से कम यह अभी भी हर बार कुछ स्तर बढ़ा रहा था। शायद कुछ और झटकों के साथ उसकी बुनियादी शरीर तकनीक 100 स्तर तक पहुंच सकती थी। तुम। महेंद्र ने पार्थ की ओर इशारा किया, निःशब्द। उसमें अब हमला करने की हिम्मत नहीं थी। फांग साहब का चेहरा भी पीला था। उसने सोचा कि वह एक सुपर गुरुत्वाकर्षण तोप को झेल सकता है, लेकिन लगातार 3 वह निश्चित रूप से मर जाता। लेकिन उसके सामने वाला आदमी 3 झटके सह सकता था बिना एक खरोंच के। क्या वह वास्तव में उसका मुकाबला था? जयंत ने गौरव को देखा इससे पहले कि पार्थ पर ध्यान केंद्रित किया और पूछा, तुम आखिरकार कौन हो? लगता है मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसके वाक्य के बीच में पार्थ के पीछे चुपचाप एक काली रोशनी दिखाई दी। फिर अत्यधिक गति के साथ इसने पार्थ के दिल को निशाना बनाया। महेंद्र की आंखें खुशी से चमक उठी। ये वह आदमी है। वह आखिरकार कार्य कर रहा है। महान। गौरव के होंठ हल्के से मुड़े। जयंत ने जो नजर उसे दी वह ये संकेत दे रही थी कि वे हेमंत को कार्य करवाना चाहते थे। वास्तव में हेमंत शुद्ध शक्ति के मामले में महेंद्र का मुकाबला नहीं कर सकता था। जब तक उसने एक पल खरीदा, महेंद्र कुलीन स्तर के भयंकर जानवरों को मार सकता था, जैसे खाने और पीने जितना आसान। हेमंत ऐसा नहीं कर सकता था और वह खुद को भी खतरे में डाल सकता था। लेकिन छोटे दुश्मनों के खिलाफ हेमंत भयानक रूप से प्रभावी था। सबसे पहले उसकी महाशक्ति अदृश्यता थी, पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सकता था, यहां तक कि दिनेश को भी नहीं, जिसे कोई अंदाजा नहीं था यहां एक और व्यक्ति था। दूसरे, उसका खंजर ब्लैक शार्क 10,000 अंकों के करीब का था। एक टियर 4 मिश्र धातु युद्ध चाकू, कुलीन स्तर के भयंकर जानवरों की खाल को आसानी से काटने के लिए पर्याप्त, यहां तक कि कमांडर स्तर के भी। वह खुद एक सच्ची 60 स्तर का मार्शल कलाकार था। चाकू तकनीक, म्यान से निकला नीला ड्रैगन में पूर्णता स्तर पर माहिर था। तीसरे, उसका समय त्रुटिहीन था। इन 3 कारकों के संयोजन से यह आदमी निश्चित रूप से मर गया था। हेमंत की निगाह बर्फीली ठंडी थी, कोई भावना नहीं थी, चूंकि यह उसकी पहली हत्या नहीं थी और वह कभी असफल नहीं हुआ था। जैसे ही काली तलवार लक्ष्य के शरीर को भेदने वाली थी, तब पार्थ अप्रत्याशित रूप से मुड़ा और अपने बाएं हाथ से उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। हेमंत को एक मजाकिया मुस्कान के साथ हवा से खींचकर बाहर निकाला। क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई और था? जिस क्षण उसके शब्द गिरे, चारों ओर मौत की सी खामोशी छा गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हेमंत का ये घातक वार, जो निश्चित रूप से जीत दिलाता, पार्थ द्वारा इतनी आसानी से बेअसर कर दिया जाएगा। हेमंत को तो उल्टे दूसरे पक्ष ने पकड़ लिया था। तुम। हेमंत की आंखें फटी रह गईं। हैरान हो? पार्थ ने उसकी आंखों में ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो। उसने झूठ नहीं कहा था, क्योंकि मेघा ने पहले बताया था कि अंबिका नगर के 4 जागृत योद्धाओं में से केवल यह अदृश्यता वाला ही है जिसने मेघा की बहन को कभी परेशान नहीं किया। लेकिन अब जब उसने हमला कर दिया था तो पार्थ कोई रहम नहीं दिखाने वाला था। हेमंत, भागो! गौरव ने उन्माद में चिल्लाया, क्योंकि हेमंत के पास कोई रक्षक ताबीज नहीं था। हेमंत को भी आसन खतरे का एहसास हुआ। उसने छूटने की बेताबी से कोशिश की, लेकिन पार्थ का बायां हाथ स्टील के पंजे जैसा था, जिससे आजाद होना असंभव था। सबकी बेचैन निगाहों के बीच पार्थ के दाएं हाथ की लंबी तलवार अचानक गायब हो गई। उसका खाली दायां हाथ एक सीटी जैसी हवा के साथ हेमंत की छाती की ओर बढ़ा। उसने किसी हथेली चाल की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। रुक जाओ! प्रवीण चीखा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, धमाका! एक जोरदार विस्फोट हुआ। सैकड़ों टन हथेली की शक्ति हेमंत के शरीर में जा लगी, जिससे पल भर में ही उसका शरीर खून के गुबार में बदल गया। सिर्फ उसकी आधी बांह ही साबुत बची रही। प्रवीण और अन्य लोग जैसे वज्र से टकरा गए हों, सदमे में खड़े थे। हेमंत बस यूं ही मर गया। उसका रक्षक ताबीज कहाँ गया? क्या उसने ताबीज नहीं पहन रखा था? पार्थ भी एक क्षण के लिए रुका, फिर उस काली खंजर को अपने हाथ में लिया और आधी बांह को दूर फेंक दिया। इस खंजर ने अभी उसे खतरे का एहसास कराया था। अब इसे देखकर लगा कि यह सचमुच असाधारण था। क्या ये 4थी श्रेणी के मिश्र धातु का हथियार हो सकता था? हेमंत के घात लगाने का पता लगाना आसान था। जब वह पहाड़ के नीचे था तो उसने मेघा की बहन के आसपास 4 उपस्थितियां महसूस की थी, लेकिन यहां आने पर सिर्फ 3 लोग दिखाई दिए। इसका मतलब स्पष्ट था, इसलिए उसने तुरंत चेतना मोड में प्रवेश किया और विरोधी को चिन्हित कर दिया। इस तरह लगातार चेतना बनाए रखे बिना भी वह प्रतिद्वंद्वी की हरकतों का पता लगा सकता था। दूसरे शब्दों में, दुश्मन की सोची हुई घात लगाना उसके लिए सिर्फ हंसी का पात्र था। उसने नई मिली खंजर को पकड़ा और सामने खड़े कुछ लोगों से कहा, चूंकि तुम सब नियमों का पालन नहीं करते, तो अब मैं भी नरमी नहीं बरतूंगा। ये कहते हुए उसने आगे बैठे विजय और उनके पीछे खड़े वरुण और प्रवीण को देखा।
विरोधी खेमे में बचे हुए 5 में से ये 3 सबसे शक्तिशाली थे और साथ में खड़े थे, इसलिए बेहतर था कि उन्हें एक ही वार में खत्म कर दिया जाए। उसने अपना दायां हाथ उठाया, तलवार को सिर के ऊपर ले गया और फिर वार किया। 5 मीटर ऊंचाई वाली तलवार की ऊर्जा की एक विशाल ब्लेड अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी। तेज तलवार की ऊर्जा ने जमीन को छूते ही 1 मीटर से ज्यादा गहरी दरार बना दी। 10 मीटर दूर से भी इसने कई लोगों पर लगे रक्षक ताबीजों को चमका दिया। वह क्या है? लगभग 2 मंजिला ऊंचाई वाली विशाल तलवार की ऊर्जा देखकर उनका सदमा शब्दों से परे था। क्या कोई नाड़ी शोधन स्तर का मार्शल आर्टिस्ट ये कर सकता था? भागो! दिनेश और गौरव थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद तुरंत किनारे की ओर भागे। तम शक्ति स्तर। दिनेश ने पार्थ को देखा, उसका मुंह खुला रह गया। इतनी विशाल तलवार की ऊर्जा एक नाड़ी शोधन स्तर का मार्शल आर्टिस्ट इसे कैसे उत्पन्न कर सकता था? तम शक्ति स्तर। सामने वाला आदमी जरूर तम शक्ति स्तर का मार्शल आर्टिस्ट होगा। वास्तव में अगर वह तम शक्ति स्तर का मार्शल आर्टिस्ट नहीं होता तो उसे यह जानते हुए भी अकेले आने का आत्मविश्वास कैसे होता कि यहाँ कई स्तर के जागृत योद्धा हैं। बस थोड़ा बचा। गौरव ने राहत की सांस ली। हालांकि तलवार की ऊर्जा डरावनी थी, लेकिन उसकी हमले की सीमा सीमित थी, बशर्ते कोई उसके रास्ते से बच जाए। अचानक वह जम गया, क्योंकि उसने प्रवीण और अन्य 2 को स्थिर खड़े देखा और तलवार की ऊर्जा उन तक पहुंचने ही वाली थी। क्या हो रहा है? गौरव की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वे डर से अकड़ गए थे? वे क्यों नहीं हिल रहे थे? उन्हें बचना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं था कि प्रवीण और अन्य लोग हिलना नहीं चाहते थे, वे बस हिल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके चारों ओर अनगिनत जंजीरों ने बचने की सभी संभावित जगहों को जकड़ लिया था। सबसे अतिरंजित बात यह थी कि क्षणिक विस्थापन यंत्र भी अप्रभावी थे। ये कैसे हो सकता है? प्रवीण भयभीत हो गया। वह जानता था कि कुछ स्थानों पर अलग अंतरिक्ष नियमों के कारण एसोसिएशन द्वारा बनाए गए क्षणिक विस्थापन यंत्र विफल हो जाते थे, लेकिन यह अंबिका नगर है, यहाँ यह विफल कैसे हो सकता है? विशाल तलवार की ऊर्जा पहुंचने ही वाली थी। प्रवीण ने दांत पीसे अपने अंतरिक्ष यंत्रों से बचे हुए रक्षक ताबीजों को निकाला, यहाँ तक कि उसके गले में लटका हुआ भी। वे सभी उसके बहुमूल्य कब्जे थे, जो कमांडर स्तर के भयंकर जीवों के हमलों का सामना कर सकते थे। उसने उन्हें हासिल करने के लिए अपनी वर्षों की जमा की गई लगभग सारी शक्ति बिंदु खर्च कर दी थी, इसलिए वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह यहाँ मर जाएगा। जबकि वरुण यह महसूस करने के बाद कि वह भाग नहीं सकता, दहाड़ा। उसका शरीर एक चांदी की धातु की परत से ढक गया, जो जलते सूरज के नीचे चमक रहा था। उसका विशेष बल धातु रूप था। अलग अलग स्तरों पर धातु का रंग अलग होता था। वह स्पष्ट रूप से चांदी के स्तर पर था। आ जाओ! उसने दृढ़ आंखों से विशाल तलवार की ऊर्जा को घूरा। उसे विश्वास नहीं था कि उसका बचाव इस वार को रोक नहीं पाएगा। जहां तक सबसे आगे बैठे विजय की बात थी, उसका मन पूरी तरह से कोरा हो गया। उसने सोचने की क्षमता पूरी तरह खो दी। विशाल तलवार की ऊर्जा दहाड़ती हुई आई। विजय के सामने एक रक्षक ढाल प्रकट हुई। यह 1 सेकंड से भी कम समय में बिखर गई। तलवार की ऊर्जा ने उसे 2 हिस्सों में काट दिया। खून फव्वारे की तरह बह निकला। चीख! चीख! वरुण के धातु के शरीर में अचानक दर्जनों पतले घाव हो गए। खून बाहर निकल आया और जैसे जैसे दूरी कम हुई, घाव चौड़े होते गए। ये कैसे संभव है? वरुण चौंक गया। उसके और तलवार की ऊर्जा के बीच अभी भी लगभग 1 मीटर की दूरी थी। उसका धातु का शरीर पहले ही टूटने लगा था। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। वरुण दहाड़ा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति में उछाल आया और उसने घावों को फिर से धातु से ढक दिया, जिससे वे चांदी के रंग में चमक उठे। इस क्षण 5 मीटर की तलवार की ऊर्जा एक अदम्य शक्ति के साथ उस तक पहुंची। क्लांग! एक धातु की गूंज सुनाई दी। तलवार की ऊर्जा धातु के शरीर से टकराए। चिनगारियां उड़ी। वरुण दर्द से दहाड़ा। 1 सेकंड बाद दहाड़ बंद हो गई। वरुण 2 हिस्सों में कट गया, जमीन पर गिर गया। उसका कभी धातु रहा शरीर फिर से मांस और खून में बदल गया। ये देखकर गौरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर वरुण भी इसे रोक नहीं पाया तो क्या प्रवीण रोक पाएगा? क्लांग! एक जोरदार आवाज। तलवार की ऊर्जा रक्षक ताबीजों की ढालों से टकराई। ढालें स्पष्ट रूप से धूमिल हो गईं। उसके गले में लटका ताबीज जोर से चटक गया। यह आदमी प्रवीण हक्का बक्का रह गया। ये ताबीज कमांडर स्तर के भयंकर जीवों के हमलों का सामना कर सकता था। 2 या 3 सेकंड बाद एक करारी चटक की आवाज के साथ ताबीज टुकड़ों में बिखर गया और 5 मीटर की तलवार की ऊर्जा सिकुड़कर 4 मीटर से थोड़ी ही ज्यादा रह गई। जब यह आगे बढ़ने वाली थी तो एक और रक्षक ढाल प्रकट हुई। और भी हैं। पार्थ ने आंखें मिकोड़ी, लेकिन ये समझ में आता था अंबिका नगर के नगर प्रमुख के रूप में उसके पास जमा शक्ति बिंदु बाकी सभी के कुल योग से कहीं ज्यादा होंगे। इस नई खंजर के लिए धन्यवाद। पार्थ ने मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त की। प्रचंड वार का ये पहला वार 10 गुना शक्ति वृद्धि के साथ इतना शक्तिशाली था। उसने अपनी बची हुई सत्य ऊर्जा ट्रू ची की जांच की। विस्फोट नामक मार्शल आर्ट और पिछले वार को सक्रिय करने के कारण उसके पास लगभग 10,000 से थोड़ी ज्यादा बची थी। शुक्र है, ये पर्याप्त था। जल्द ही और ताबीज टूटने की आवाजें आई। 5 मीटर की तलवार की ऊर्जा सिकुड़कर 3 मीटर रह गई। ये देखकर प्रवीण ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि वरुण का हश्र उसे हिला गया था, लेकिन ये ताबीज आश्वस्त करने वाले थे, जिसकी कीमत चुकाना सार्थक था। 3 ताबीज बचे थे। वह इस वार को रोक सकता था, फिर उसकी बारी होगी। उसकी युद्ध शक्ति 20 स्तर के जागृत योद्धा के बराबर थी। दिनेश ने भी राहत की सांस ली। प्रवीण के मरने के डर से उसका यह सफर व्यर्थ हो जाता। इष्टतम शक्ति स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के वार की शक्ति वास्तव में मजबूत थी, लेकिन क्या यह उसकी सीमा थी? चटक! तीसरे ताबीज के टूटने के साथ 5 मीटर की तलवार की ऊर्जा अब सिर्फ 1 मीटर थी, जो रक्षक ढाल से टकराकर गायब हो गई। प्रवीण का दिल खून के आंसू रोया, लेकिन उसने मजाक उड़ाया। बस इतनी ही ताकत। बुरा नहीं है, पर मुझे मारने से अभी बहुत दूर हो।
ओह, पार्थ हंसा, तलवार को फिर से उठाते हुए। अगर एक वार से नहीं मार सकते तो दूसरा करते हैं। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, प्रवीण सहित सबके चेहरे का रंग उड़ गया। असंभव, दिनेश चिल्लाया। जिन तम शक्ति स्तर के मार्शल आर्टिस्टों से वह मिला था, उनमें से कुछ ही थे जो वह पिछला वार कर सकते थे। दोबारा वार करने की तो बात ही छोड़ो। लेकिन पार्थ ने शब्दों पर समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे अपने दाएं हाथ की खंजर को सिर के ऊपर उठाया। ब्लेड आसमान की ओर इशारा कर रहा था। उसके शरीर के भीतर की सत्य ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा तुरंत गायब हो गया। फिर प्रवीण की घबराई हुई निगाहों के नीचे उसने जोर से वार किया। एक विशाल तलवार की ऊर्जा ठीक पिछली वाली जैसी दिखाई दी, जो सब कुछ कुचलने की गति के साथ आगे बढ़ी। धड़ धड़ धड़। दिनेश लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे हटा। उसकी आंखों का सदमा एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। अगर वह निश्चित न होता कि यह सपना नहीं है, तो वह सचमुच अपनी टांग जोर से खींचना चाहता। जहां तक उसके बगल में खड़े गौरव की बात थी, उसका मन पूरी तरह कोरा हो गया। उसने सोचने की सारी क्षमता खो दी। लानत है, प्रवीण ने दांत पीसे। कहीं ना भाग पाने का एहसास फिर से हुआ। उसके हाथ में अभी भी 2 रक्षक ताबीज थे, जो इस वार को रोकने के लिए यकीनन काफी नहीं थे। क्या हो सकता है कि आज वह यहीं मर जाएगा? नहीं, मैं पहले ही इतने मुश्किल समय से गुजर चुका हूं। मैं अब, खासकर एक मार्शल आर्टिस्ट के हाथों, नहीं मर सकता। प्रवीण का दिल अनिच्छा से भर गया। चूंकि वह बच नहीं सकता था, तो वह अंत तक लड़ेगा। उसने अपने हाथ आगे किए। हथेलियां एक दूसरे के सामने। एक फुटबॉल के आकार का अग्निगोला तेजी से आकार लेने लगा और तेज गति से बढ़ता रहा। पलक झपकते ही यह एक बेसिन के आकार तक पहुंच गया, लेकिन स्पष्ट रूप से परिवर्तन अभी खत्म नहीं हुआ था। प्रवीण ने दांत भींच लिए, अपने मस्तिष्क की आध्यात्मिक शक्ति को बेतहाशा खींचते हुए। उसकी हथेलियां ऊपर उठाने की स्थिति में बदल गईं, लगभग 3 मीटर व्यास का अग्निगोला उठाते हुए। तलवार की ऊर्जा को उस तक पहुंचते देखकर प्रवीण दहाड़ उठा और सीधे अग्निगोले को आगे धकेल दिया। धमाका, एक जोरदार विस्फोट। अग्निगोला तलवार की ऊर्जा से हिंसक रूप से टकराया। ऊर्जा की लहरें लुढ़क गईं। प्रवीण के पैरों के नीचे की जमीन 1 मीटर से ज्यादा गहरी धंस गई। अनगिनत लपटें आवारा गोलियों की तरह हर दिशा में निकल गईं। मेरे लिए इसे रोको। प्रवीण की आंखें लाल हो गईं। उसकी दहाड़ एक जानवर जैसी लग रही थी। उसकी बाहों पर कपड़े पूरी तरह से जल गए थे। नसें केंचुआ जैसी त्वचा से बाहर निकली हुई थी। वह भयंकर लग रहा था। तलवार की ऊर्जा और अग्निगोले के बीच द्वंद्व में पहला स्पष्ट रूप से हावी था। तेज तलवार की ऊर्जा धीरे धीरे अग्निगोले को काट रही थी, अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी। लेकिन हर इंच आगे बढ़ने पर तलवार की ऊर्जा स्पष्ट रूप से सिकुड़ जाती थी। ये देखकर गौरव की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा था कि प्रवीण की मृत्यु तय है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। क्या यह आदमी भी अपनी शक्ति छिपा रहा है? दिनेश भी उतना ही चौंक गया था। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले प्रवीण जो अग्निगोला बना सकता था, वह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 मीटर व्यास का होता था। अब वह 3 मीटर से अधिक हो गया था। हालांकि यह सिर्फ 1 मीटर अधिक लग रहा था, लेकिन इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जयगढ़ में आगे बढ़ना चाहता है। क्या उसकी शक्ति 20 स्तर तक पहुंच गई है? दिनेश थोड़ा झुका। यह आदमी धूर्त था, यहां तक कि उसके सामने भी छिपी हुई शक्ति का पत्ता खेल रहा था। लेकिन मजबूत होना अच्छा है। अगर वह यहीं मर गया तो उसका आना व्यर्थ हो जाएगा। कुछ सेकंड बाद अग्निगोला आखिरकार 2 हिस्सों में कट गया, लेकिन तलवार की ऊर्जा अपने मूल 5 मीटर से सिकुड़कर सिर्फ 3 मीटर से थोड़ी ही ज्यादा रह गई थी। क्लांग, एक तेज आवाज के साथ ये प्रवीण की रक्षक ढाल पर जोर से लगी। पिछला दृश्य दोहराया गया। प्रवीण का चेहरा पीला पड़ गया, पसीने से भीग गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी पानी से बाहर निकला हो। उसकी निगाहें सामने की तलवार की ऊर्जा को पार कर पार्थ पर टिकी थी। वह जोर से हाँफ रहा था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हुई, तो अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति और 2 रक्षक ताबीजों को खत्म करने के बाद वह इस दूसरे वार को भी रोक लेगा। लेकिन वह पुष्टि करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि विरोधी तीसरा वार कर पाएगा या नहीं। अगर वह कर पाया, तो सिर्फ मरने का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई और समाधान नहीं था। एक हल्की चटकने की आवाज के साथ तलवार की ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई। हालांकि दृश्य पर अजीब सी शांति थी। न सिर्फ प्रवीण, बल्कि दिनेश का दिल भी उसके गले में अटका हुआ था। उसे सच में डर था कि अगले ही पल पार्थ फिर से अपनी तलवार उठा सकता है। गौरव ने जोर से निगल लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। इस पारस्परिक गतिरोध की स्थिति में, जहां न तो कोई पक्ष दूसरे के पत्ते पड़ सकता था, उसकी मन पठन शक्ति निस्संदेह बहुत उपयोगी होगी। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे पास अभी भी अतिरिक्त शक्ति बची है, या तुम सिर्फ झांसा दे रहे हो। गौरव की निगाहें पार्थ की आंखों पर पड़ी। तुरंत ही वह अविश्वास से चौंक गया। वह विरोधी के आंतरिक विचारों को नहीं पढ़ पा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदमी की आध्यात्मिक शक्ति उससे ऊपर हो? नहीं, असंभव। गौरव को विश्वास नहीं हुआ। यह आदमी सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था, है ना? एक मार्शल आर्टिस्ट की आध्यात्मिक शक्ति उससे ज्यादा कैसे हो सकती है? कोई गलती हुई होगी। लेकिन अगले ही पल एक तेज निगाह उस पर पड़ी और उसकी दृष्टि से टकरा गई। गौरव डर से पीला पड़ गया। नहीं, यह भ्रम नहीं था। विरोधी की आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में उससे ऊपर थी, अन्यथा वह उसके जांच को महसूस नहीं कर सकता था। पार्थ ने गौरव की ओर देखा, थोड़ा भरीकुटी सिकुड़ते हुए। अभी उसे किसी के झांकने का एहसास हुआ था। क्या यह आदमी आध्यात्मिक तत्व विशेष बल का जागृत योद्धा हो सकता है? पार्थ ने मन ही मन अनुमान लगाया। इन लोगों में इस आदमी की आभा वास्तव में सबसे कमजोर थी। इस क्षण एक जोरदार हंसी गूंजी। हा 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 हा, ये प्रवीण की थी। तुम क्यों नहीं जारी रखते? क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर एक वार से नहीं मारूंगा तो दूसरा करूंगा? लेकिन दूसरा वार भी मुझे नहीं मार पाया, है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम तीसरी बार वार करते तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे हाथों मर जाता, लेकिन अब इतनी देर हो गई और अभी तक कोई तीसरा वार नहीं। प्रवीण ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा।
इस तथ्य को देखते हुए कि विरोधी ने तुरंत दूसरी बार वार किया था, विरोधी स्पष्ट रूप से उसी की तरह क्रूर था। ऐसा व्यक्ति अगर वह वार कर सकता तो निश्चित रूप से वहां बेवकूफी से खड़ा नहीं रहता। तो जवाब स्पष्ट था। क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास तीसरे वार के लिए सत्य ऊर्जा पर्याप्त है? प्रवीण ने पूछा, चुपके से क्षणिक विस्थापन की तैयारी करते हुए। दिनेश और गौरव दोनों ने उसकी ओर देखा। तुम सही कह रहे हो। पार्थ ने सिर हिलाया। मैं वास्तव में तीसरा वार नहीं कर सकता। अब उसके पास सिर्फ 3 से 4,000 सत्य ऊर्जा बिंदु ही बचे थे। ईमानदारी से कहूं तो प्रवीण का प्रदर्शन उसके लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। उसने सोचा था कि दूसरा वार युद्ध को समाप्त कर देगा। हा 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 हा। प्रवीण फिर से हंसा। उसकी हंसी में घृणा का एक मजबूत भाव था। इतने लंबे समय से किसी ने उसे इस हद तक नहीं धकेला था। निराशा की वह भावना, जैसे उसका आधा पैर भूत द्वार में हो। शुक्र है उसने अपनी ताकत से इसे टाल दिया। अगला, अब उसकी बारी थी। हालांकि मेरी सत्य ऊर्जा सीमित है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए काफी है। पार्थ ने धीरे धीरे कहा। मुझे मारोगे? सिर्फ तुम? प्रवीण ने उपहास किया। अचानक संजीवनी की एक बोतल निकाली और उन्हें बीन्स की तरह अपने मुंह में उड़ेल लिया। ये आत्मा संग्रह गोलियां थीं, जो आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने में सक्षम थीं। जैसे ही उसके मस्तिष्क की आध्यात्मिक शक्ति ज्यादातर ठीक हो जाएगी, सामने वाले आदमी का अंत हो जाएगा। सिर्फ मैं, पार्थ ने कहा। फिर उसका आकार चमका, तुरंत विरोधी के सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में खंजर एक काली किरण में बदल गई, जो विरोधी के गले की ओर काट रही थी। भोले, प्रवीण की आंखों में उपहास की झलक थी, जैसे कह रहा हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? उसने अपने विचारों को हिलाया, सीधे क्षणिक विस्थापन यंत्र का इस्तेमाल किया, अपने स्थान से गायब हो गया। अगले ही सेकंड में उसका आकार 100 मीटर दूर प्रकट हुआ। उसकी निगाहें अपनी पिछली स्थिति की ओर मुड़ी। उसने पार्थ को हवा में वार करते हुए देखा होगा, लेकिन अफसोस, उसके चेहरे पर मुस्कान खिलने का समय नहीं मिला जब एक पिच ब्लैक ब्लेड लाइट उसकी आंखों के सामने आ गई। प्रवीण की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे दर्द भी महसूस नहीं हुआ। उसका सिर हवा में ऊंचा उड़ गया। अपनी मजबूत जीवन शक्ति के साथ उसने एक विभाजित सेकंड के लिए पूरी चेतना बनाए रखी और जमीन पर अपने बिना सिर के शव को देखा। ये परिचित लग रहा है। यह विचार उसके मन में आया। उसकी परिधीय दृष्टि ने चाकू चलाने वाले आकार को पकड़ा। चाकू चलाने वाला व्यक्ति। उसे एक झटका लगा। उसके बगल में वह बिना सिर का शव। नहीं नहीं। उसका मुंह चौड़ा खुल गया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ सुनामी की तरह दर्द महसूस हुआ। मैं कैसे मर सकता हूं? मैं कैसे मर सकता हूं? उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि विरोधी उसे मारने के लिए दौड़ेगा, इसलिए उसने तुरंत विस्थापन किया था। 100 मीटर दूर एक जगह पर विस्थापित हो गया था। लेकिन क्यों वह उस वार से बच नहीं पाया? उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई, आखिरकार अंधेरे में समा गई। धड़ाम, एक धीमी आवाज गूंजी। प्रवीण का बिना सिर का शव जमीन पर जोर से गिर गया, तेजी से सतह को खून से रंग दिया। दूर खड़ा दिनेश गहरे सदमे में डूब गया। प्रवीण की तुलना में उसने स्पष्ट रूप से देखा कि क्या हुआ था। हाँ, प्रवीण ने विरोधी के हमले को समय पर टाल दिया था, लेकिन विरोधी ने उसकी स्थिति का अनुमान लगा लिया था। 100 मीटर दूर पहले से ही प्रकट होकर, जैसे ही प्रवीण प्रकट हुआ, ब्लेड लाइट ने उसका गला काट दिया। ऐसा लगा जैसे प्रवीण ने जानबूझकर अपनी गर्दन ब्लेड में डाल दी हो। गौरव ने भी ये दृश्य देखा। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उसने हेमंत की मौत के बारे में सोचा। चेतना, ये चेतना है। इस आदमी के पास जरूर चेतना यंत्र होंगे, वरना उसे कैसे पता चला कि हेमंत उसके पीछे था? क्षणिक विस्थापन यंत्र का उपयोग करने के बाद उसे प्रवीण के उतरने की जगह कैसे पता चली? लेकिन एसोसिएशन में चेतना यंत्रों की कीमत क्षणिक विस्थापन यंत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसके अलावा यह आदमी स्पष्ट रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट है। उसे चेतना यंत्र कहां से मिले होंगे? पार्थ ने अपने हाथ में खंजर को देखा, थोड़ा हैरान था। अभी उसके ब्लेड ने कठोर रक्षक ढाल को काट दिया और विरोधी का गला चीर दिया। क्या हो रहा है? क्या उच्च श्रेणी के मिश्र धातु के हथियार सिर्फ तेज नहीं होते? उसकी शंकाओं के बावजूद यह इन सवालों में उतरने का समय नहीं था। उसने अपना सिर उठाया, बचे हुए 2 लोगों को देखा और शांति से कहा, तुम दोनों एक एक करके आने की योजना बना रहे हो या साथ में? पार्थ की आवाज सुनकर गौरव डर के मारे लगभग जमीन पर गिर पड़ा था। वह तो वरुण या विजय का भी मुकाबला नहीं कर सकता था, जो दोनों पहले ही मर चुके थे। उस आदमी की तो बात ही छोड़ो जो प्रवीण को मार सकता था। उसके खिलाफ जाना चट्टान से अंडा तोड़ने जैसा होगा। तो उसके सामने सिर्फ 2 विकल्प थे। एक था भागना, जितनी दूर हो सके भागो। ये सच है कि सामने वाले व्यक्ति के पास चेतना यंत्र हो सकते हैं, लेकिन वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मीलों दूर की चीजों को महसूस नहीं कर सकता, है ना? जब तक वह भाग सकता है, सब ठीक रहेगा। ये योजना सबसे अच्छी लग रही थी, लेकिन सावधानी से विचार करने के बाद गौरव ने दूसरा विकल्प चुनने का फैसला किया। दिनेश भाई, उसने बगल में खड़े दिनेश को दयनीय निगाहों से देखा। यह आदमी जयगढ़ के नगर प्रमुख का विश्वासपात्र था। कहा जाता है कि अपने शुरुआती वर्षों में उसने नगर प्रमुख की जान बचाने के लिए अनगिनत बार अपनी जान जोखिम में डाली थी और बाद में 100 लोगों के एक छोटे से गांव को आज के जयगढ़ में विकसित किया था। इसलिए हालांकि जयगढ़ में दिनेश की शक्ति मध्यम स्तर की थी, नगर प्रमुख हमेशा उस पर बहुत भरोसा करते थे। यहाँ तक कि 20 स्तर के जागृत योद्धा भी उसे देखकर बहुत सम्मान दिखाते थे। ताली ताली ताली। दिनेश ने तालियां बजाईं और हंसा, वाकई प्रभावशाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रवीण भी तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने आत्मविश्वास से अकेले यहाँ आए हो। पार्थ ने थोड़ा भरिकुटी से कुड़ी। उसके सामने वाले आदमी की प्रतिक्रिया कुछ अप्रत्याशित थी। आखिरकार सामान्य प्रतिक्रिया उसके बगल वाले व्यक्ति जैसी होनी चाहिए थी। क्या उसके पास कोई ब्रह्मास्त्र था? ये देखकर दिनेश की मुस्कान चौड़ी हो गई। सिर्फ तम शक्ति स्तर के बल से तुमने एक ही बार में 4 सी स्तर के जागृत योद्धाओं को मार डाला।
और अब तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारे पास अभी भी अतिरिक्त बल है। वास्तव में यह आसान नहीं है। क्या तुम मेरे अधीन काम करने में रुचि रखते हो? तुम्हारे अधीन काम करूं? पार्थ ने संदेह से पूछा। ये लोग अभी तुम्हें भाई कह रहे थे और मैंने उन्हें मार दिया। क्या तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा? कौशल में कमजोर थे, क्या शिकायत करना? दिनेश ने हल्की सांस ली। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हारे और उनके बीच कोई रंजिश रही होगी। ये तुम्हारी समस्या है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। ओह सच में? पार्थ हंसा। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि तुमने अभी उस आदमी से पूछा था कि क्या उसे तुम्हारी मदद चाहिए। दिनेश का चेहरा काला पड़ गया। मित्र, मैंने वह सद्भावना में कहा था। पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं। इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो? बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? पार्थ की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। हा 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 हा, कितनी ढिठाई। तुम्हें पता है मेरा विशेष बल क्या है? दिनेश ने उपहास किया। क्या तुम्हारा विशेष बल उन लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है जिन्हें मैंने अभी मारा? पार्थ ने उपहास किया, चुपके से दिव्य प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हुए। 1. विरोधी को क्षणिक विस्थापन यंत्रों का उपयोग करके भागने से रोकने के लिए। 2. विरोधी की आभा में किसी भी बदलाव को देखने के लिए। वास्तव में कोई बदलाव नहीं हुआ। लड़ाई में मैं शायद उनका मुकाबला ना कर पाऊं, लेकिन अपनी जान बचाने में मेरा विशेष बल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। दिनेश ने अपने हाथ पीछे किए और पार्थ को घमंड से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति असली मैं हूं? तुम्हारा क्या मतलब है? पार्थ ने स्वाभाविक रूप से पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी जो तुम हो वह नकली है? तुम इसे इस तरह समझ सकते हो? दिनेश शरारती ढंग से मुस्कुराया। जो व्यक्ति अभी तुम्हारे सामने खड़ा होकर बात कर रहा है वह सिर्फ एक प्रतिरूप है। तुम समझते हो कि प्रतिरूप क्या होता है ना? प्रतिरूप। ये सुनकर पार्थ की भ्रिकुटी तन गई। हाँ, दिनेश के चेहरे पर और भी अधिक गर्व था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम मुझे अभी मार भी दोगे तो भी यह बेकार है, क्योंकि तुम मेरे असली शरीर को नहीं मार सकते। और अगर तुम वास्तव में ऐसा करते हो, उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई, तो तुम्हें जयगढ़ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने तम शक्ति स्तर के बल से कितने 20 स्तर के जागृत योद्धाओं का सामना कर सकते हो? वातावरण शांत हो गया। अगर वह जो कह रहा है वह सच है तो यह वास्तव में परेशानी भरा है। पार्थ ने मन ही मन आह भरी। उसे अचानक मेघा की बहन के पिछले शब्द याद आए। उसने जिक्र किया था कि बड़ी मुसीबत होगी और वह जरूर इसी व्यक्ति का जिक्र कर रही होगी। ऐसा लगा कि वह जो कह रहा था वह सच होने की संभावना थी। 20 स्तर के जागृत योद्धा। ये स्तर सी स्तर से कहीं ज्यादा भयानक था। शायद सिर्फ एक ही काफी होगा पूरे अंबिका नगर को तबाह करने के लिए। अब समझ गए? पार्थ के विचारशील रूप को देखकर दिनेश ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी उल्लेखनीय ताकत को देखते हुए मैं तुम्हें मेरे लिए काम करने का मौका दे रहा हूँ। निश्चिंत रहो, लाभ की कमी नहीं होगी। हाँ मित्र, एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर दिनेश भाई की प्रशंसा पाना वाकई दुर्लभ अवसर है। जयगढ़ के कई मार्शल आर्टिस्ट इस मौके के लिए कुछ भी दे देंगे। गौरव भी मुस्कुराया। दिनेश का विशेष बल प्रतिरूप बनाना था, जो जागृत योद्धाओं के बीच कोई रहस्य नहीं था। कई बार दिनेश लोगों के सामने बुरी तरह से मर चुका था, लेकिन हर बार वह जिंदा प्रकट हुआ, लगभग लोगों को डर से मार ही डाला था। जब तक उसने यह नहीं बताया कि उसका विशेष बल प्रतिरूप बनाना था, तब तक सब धीरे धीरे समझ गए। कहा जाता है कि उसका असली शरीर एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर था, जहां साधारण लोगों का प्रवेश असंभव था। सच में? पार्थ के होंठ हल्के से मुड़े। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? दिनेश की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई मूर्खता मत करना। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मित्र, कोई मूर्खता मत करो। गौरव भी घबरा गया। वह चिल्लाया, दिनेश भाई का विशेष बल वास्तव में प्रतिरूप बनाना है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम हमारे एसोसिएशन के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हो। तुम अभी थोड़े घबराए हुए लगे। पार्थ ने आंखें में कोड़ी। किस लिए घबराऊं? दिनेश ने साफ इनकार कर दिया। मेरा विशेष बल एसोसिएशन में कोई रहस्य नहीं है। अगर तुम मुझे यहां मार भी दोगे तो भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सच में? पार्थ ने संदेह व्यक्त किया। क्या एक प्रतिरूप खोने का असली शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? उसे विश्वास नहीं हुआ, यह एक कारण था। दूसरा, अगर वह दुश्मन है तो वह उसे जाने क्यों देगा? भले ही यह एक बेकार प्रतिरूप हो, उसे जाने देना कोई विकल्प नहीं है। चूंकि तुमने ऐसा कहा तो मुझे खुद जांच करने दो। जैसे ही उसने बात खत्म की, पार्थ का आकार तुरंत दिनेश के सामने प्रकट हुआ। इससे पहले कि दिनेश प्रतिक्रिया कर पाता, एक ब्लेड ने उसकी छाती को छेद दिया। जैसे ही नोक शरीर को छुई, एक रक्षक ढाल प्रकट हुई। चटक, एक तेज आवाज के साथ मजबूत रक्षक ढाल कागज जितनी नाजुक साबित हुई। तेज खंजर ने दिनेश के दिल को छेद दिया। फिर उसे बाहर खींच लिया गया, खून बाहर निकल आया। तुम दिनेश ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसकी अभिव्यक्ति दर्द में विकृत हो गई। उसके हाथ अपने दिल को ढंक रहे थे, खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह सिर्फ अविश्वास भरी निगाहों से पार्थ को घूर सकता था। सिर्फ एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट, भले ही वह तम शक्ति स्तर में हो तो क्या, एक निम्न कमजोर मार्शल आर्टिस्ट। उसे नजरअंदाज करने का साहस कहां से मिला? जल्द ही उसकी आंखें विषाक्तता से भर गईं। खून से भरी आंखें पार्थ पर टिकी थीं, जैसे उसका चेहरा यादों में उकेरने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, वह बड़बड़ाया। आवाज अस्पष्ट थी, फिर जमीन पर गिर गया। तो यह वास्तव में एक प्रतिरूप था। पार्थ ने भरी कुटी से कुड़ी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाया था, होंठों की हरकतें स्पष्ट थीं। ये वास्तव में एक परेशानी भरा विशेष बल था। सैद्धांतिक रूप से अगर असली शरीर को नहीं ढूंढा जा सका तो असली दिनेश को नहीं मारा जा सकता था, जिससे अंतहीन बदला होता।
बेशक एक शर्त थी, उसे यह जानना होगा कि तुम कौन थे और तुम्हें ढूंढना होगा। वह गौरव की ओर मुड़ा और कहा, अब तुम्हारी बारी। गौरव स्तब्ध रह गया, चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने वाला आदमी इतना दुस्साहसी होगा, यहाँ तक कि दिनेश को भी मारने की हिम्मत करेगा। जहां तक उसकी बात थी और क्या कहना था, अगले ही पल उसने क्षणिक विस्थापन यंत्र का इस्तेमाल किया, 5 किलोमीटर दूर प्रकट हुआ। जब तक हरे पहाड़ रहते हैं, लकड़ी की कमी का कोई डर नहीं है। एक बार जब वह मुख्यालय को इसकी सूचना देगा, तो स्वाभाविक रूप से शिकारी इस आदमी को खत्म करने के लिए आ जाएंगे। जैसे ही वह दोबारा प्रकट हुआ, एक निराशाजनक काली रोशनी उसकी ओर बढ़ी। चटक, एक तेज आवाज के साथ रक्षक ढाल टूट गई, खंजर ने उसके सिर को काट दिया, खून तेजी से निकल आया। ये कैसे हो सकता है? गौरव ने चौड़ी आंखों से घूर कर देखा। वह पहले ही इतनी दूर भाग चुका था, उसका विरोधी उसे तुरंत कैसे ढूंढ सकता था? आखिर क्यों? गौरव की आंखें धीरे धीरे मंद हो गईं, आखिरकार अपनी चमक खो दी और वह जमीन पर गिर गया। पार्थ ने धीरे धीरे एक सांस छोड़ी। इसके साथ मामला निपट जाना चाहिए। बेशक अगर दिनेश नामक व्यक्ति बच ना पाया होता तो बेहतर होता, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। इन जागृत योद्धाओं के पास हर तरह के विचित्र विशेष बल होते हैं। तुलनात्मक रूप से एक प्रतिरूप होना इतना असामान्य नहीं है। जहां तक भविष्य के बदले की बात है, वह बेवकूफ नहीं था। इस पहचान के साथ इतना बड़ा हंगामा करने के बाद स्वाभाविक रूप से उसे छिपकर रहना होगा। यह आखिरकार सिर्फ एक छद्म नाम था। केवल एक चिंता थी कि क्या भविष्य में प्रचंड वार का उपयोग करने पर चालाक लोग उसे पहचान लेंगे। भूल जाओ, मैं इसे बाद में संभालूंगा। सुरक्षित रहने के लिए इन शवों को वापस ले चलते हैं। इनके पास कुछ कीमती अंतरिक्ष यंत्र हो सकते हैं। पार्थ नीचे झुका और अपनी हथेली से एक शव को छुआ। शव तुरंत अपने मूल स्थान से गायब हो गया और अंतरिक्ष यंत्र के अंदर दिखाई दिया। ये कुछ ऐसा था जो उसने एसोसिएशन के वस्तु विवरणों को पढ़कर ही सीखा था। जीवित चीजों को अंतरिक्ष यंत्रों के अंदर नहीं रखा जा सकता, लेकिन एक बार जब वे मर जाते हैं तो उन्हें रखा जा सकता है। अगले ही पल उसका आकार उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां पहले लड़ाई हुई थी। जमीन पर पड़े कुछ शवों को भी अंतरिक्ष यंत्र में रखा गया। उसकी निगाहें चारों ओर घूमी, आसपास अजीब तरह की शांति थी। जो गार्ड आमतौर पर हर जगह दिखाई देते थे, वे हवा में गायब हो गए लगते थे। ये जगह ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं है। चलो पहले मेघा की बहन को वापस ले चलते हैं। उसका आकार फिर एक बार उस स्थान से गायब हो गया। फुस, एक व्यक्ति जो एक कुशन पर आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठा था, अचानक उसकी आंखें खुली और उसने ताजा खून का एक घूंट थूक दिया, जिससे उसके सामने का बड़ा क्षेत्र लाल और चौंकाने वाला हो गया। हाँफ हाँफ, उस आदमी ने अपने हाथों को जमीन पर टिकाया, जोर से हाँफते हुए। 1 या 2 मिनट के बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, एक परिचित चेहरा दिखाते हुए। हाँ, ये दिनेश था जिसे पार्थ ने अंबिका नगर में मार दिया था। हालांकि उसके पिछले गुलाबी और तेजस्वी रंग की तुलना में अब वह भूत की तरह डरावना पीला लग रहा था। लानत है, दिनेश ने दांत पीसे, उसका दिल पार्थ को टुकड़ों में काट देने की इच्छा से भरा था। वास्तव में उसका विशेष बल प्रतिरूप बनाना था। जब तक उसका असली शरीर नहीं मर जाता, वह जीवित रह सकता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि एक प्रतिरूप के मरने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसके विपरीत, जब भी कोई प्रतिरूप मरता था तो उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। प्रत्येक प्रतिरूप की मृत्यु से उसके असली शरीर की शक्ति में लगभग 30% की गिरावट आती थी। यह महत्वहीन लग सकता है, क्योंकि वह खोई हुई शक्ति को बाद में फिर से प्राप्त कर सकता था। शुरुआत में उसने ऐसा ही सोचा था और अपनी जान जोखिम में डालने में संकोच नहीं किया। खतरनाक जगहों पर वेंचरिंग करना या शक्तिशाली भयंकर जीवों को अकेले दूर ले जाना ताकि उसकी टीम सुरक्षित रूप से पीछे हट सके और आखिरकार मार दिया जाए। इससे उसे भारी लाभ और प्रतिष्ठा मिली और उसे अपने विशेष बल पर गर्व था। जब तक बाद में उसे धीरे धीरे यह महसूस नहीं हुआ कि कुछ गलत था। ठीक से कहें तो जब उसने एक डी स्तर के जागृत योद्धा से सी स्तर में प्रवेश किया तो उसने समस्या को नोटिस करना शुरू कर दिया। अपने साथियों की तुलना में जो आधे साल के भीतर सी स्तर के हो गए थे, उसने लगभग 2 साल लगा दिए। इसका क्या मतलब था? उसकी खेती की गति सैद्धांतिक रूप से उनकी दोगुनी होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने एक प्रतिरूप को एक साथ खेती करने के लिए बुलाया था। लेकिन उसका प्रभावी खेती का समय उनके 2 गुने से भी ज्यादा था। संक्षेप में, उसकी खेती की दक्षता उनकी 5वां हिस्सा थी। सी स्तर का जागृत योद्धा बनने के बाद यह समस्या और भी स्पष्ट हो गई। समान संसाधनों के साथ, यहाँ तक कि कई गुना ज्यादा संसाधनों के साथ, उसकी खेती की गति उनकी 10वां हिस्सा थी। जबकि अन्य लोग पहले ही सी स्तर की सीमा को पार कर चुके थे, बी स्तर के जागृत योद्धा बन रहे थे, वह अभी भी अटका हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि एक प्रतिरूप की मृत्यु की कीमत में न सिर्फ शक्ति की गिरावट शामिल थी, बल्कि उन्नति में बढ़ती हुई कठिनाई भी शामिल थी। प्रत्येक प्रतिरूप की मृत्यु ने खेती की कठिनाई को पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया। प्रत्येक बात की मृत्यु ने कठिनाई को काफी हद तक बढ़ाया। मृत्यु की संख्या जितनी अधिक होगी, कठिनाई में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। आखिरकार एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां उसे दूसरों से 10 या यहां तक कि दर्जनों गुना अधिक प्रयास करना होगा ताकि वह साथ बना रहे। इस प्रकार एक निश्चित दृष्टिकोण से अपनी प्रतीत होने वाली अमरता के बावजूद वह किसी और से ज्यादा मौत से डरता था। यही एक कारण था कि उसने पहले पार्थ को भर्ती करने की कड़ी कोशिश की थी। लगभग 10 बार मरने के बाद एक और मृत्यु उसे इस जीवन में सी स्तर के जागृत योद्धा के स्तर तक सीमित कर सकती थी। दूसरा कारण यह था कि उसे विश्वास था कि एक महज मार्शल आर्टिस्ट, यहां तक कि कम शक्ति स्तर का मार्शल आर्टिस्ट भी उसके पक्ष के लिए कृतज्ञता में गिड़गिड़ाएगा। लेकिन अंत में ये सोचते हुए दिनेश का क्रोध उमड़ पड़ा, जिससे उसने खून का एक और घूंट थूक दिया। उसने अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछा, खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। प्रभु! दरवाजे पर खड़े 2 जागृत योद्धा उसे देखकर चौंक गए।
क्या हुआ? क्या प्रभु दिनेश को खेती के दौरान कोई दुर्घटना हुई? लिंग शियाओ को यहाँ लाओ और मेरे लिए एक चित्रकार भी ढूंढो। जी, दोनों ने तुरंत आदेशों का पालन किया, भले ही वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा था। दिनेश के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। 2 या 3 मिनट बाद 2 आदमी एक के बाद एक कमरे में दाखिल हुए। आगे वाला आदमी उन 2 में से एक था जो अभी-अभी बाहर निकला था। उसके पीछे वाला आदमी एक असाधारण मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, लंबा और लगभग 1 मीटर 90 आगे वाले आदमी से ऊंचा। लेकिन दिनेश को देखते ही मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक पंचर हुए गुब्बारे की तरह निस्तेज हो गया। उसका पिछला प्रभावशाली तरीका तुरंत गायब हो गया। वह झुक गया और चाय पीते दिनेश को चाटुकारिता से देखा। मुझे आश्चर्य है कि प्रभु दिनेश को मुझे क्यों बुलाया। अगर आपको कुछ चाहिए तो कृपया मुझे सीधे आदेश दें। चेयरमैन लिंग, बैठिए। दिनेश ने अपने बगल की एक खाली सीट की ओर इशारा किया। जी। लिंग शियाओ सावधानी से बैठ गया, मुश्किल से आधा बैठा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें चेयरमैन लिंग, मुझे थोड़ी देर में आपसे एक जरूरी बात करनी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिंग शियाओ ने जल्दी से जवाब दिया, उसका दिल उसके गले में कूद रहा था। ये व्यक्ति उससे क्या चाहता होगा? क्या यह अच्छा होगा या बुरा? आह, ऐसा सोचते हुए उसने अपने दिल में जोर से आह भरी। हालांकि वह जयगढ़ की जियांगनान उप जिला मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन शाखा का चेयरमैन था, जिसकी उल्लेखनीय ताकत और रुतबा था, उसे इस व्यक्ति के सामने विनम्र रहना पड़ा। अगर उसने दिनेश को नाराज कर दिया तो उसका सारा पिछला प्रयास गायब हो जाएगा। जल्द ही पैरों की आवाज सुनाई दी। 2 और लोग अंदर आए। उसके पीछे वाला आदमी एक बैकपैक ले जा रहा था, झुका हुआ, सिर झुकाए हुए। प्रभु, आपने जिस चित्रकार को बुलाया था वह आ गया है। वह शहर में सबसे अच्छा है, उसका काम तस्वीरों से अलग नहीं किया जा सकता। आगे वाले आदमी ने कहा। ऐसा है। दिनेश ने अपनी चाय का प्याला नीचे रखा और चित्रकार को पास आने का इशारा किया। यहाँ आओ। आदेश पर वह आदमी कांप उठा, ऐसा लग रहा था जैसे वह एक धागे से लटका हुआ है। वह सावधानी से पास आया, उसका दिल धड़क रहा था। मैं निर्देश देता हूँ, तुम अच्छी तरह से बनाना और तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर नहीं तो मुझे सख्त होने के लिए दोष मत देना। दिनेश ने ठंडे तरीके से कहा। जजी। चित्रकार ने बार बार सिर हिलाया, डर गया। उसे यकीन था कि यह व्यक्ति उसे बिना किसी कठिनाई के मार सकता है। उसने जल्दी से चर्मपत्र फैलाया और रंग तैयार किया। देख रहे 2 पुरुषों और लिंग शियाओ ने हैरान करने वाली अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन और पूछने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ चुपचाप देख रहे थे। जल्द ही चित्रकार ने ब्रश उठाया, मच्छर जैसी हल्की आवाज में, प्रभु, मैं तैयार हूँ। अच्छा। दिनेश ने पार्थ की उपस्थिति को याद किया और उसका वर्णन करना शुरू कर दिया। कई समायोजन करने के बाद जल्द ही चर्मपत्र पर एक लंबी तलवार पकड़े हुए एक भयंकर दिखने वाला आदमी दिखाई दिया, जो पार्थ के वेश से काफी मिलता जुलता था, सिर्फ मामूली विवरणों को छोड़कर। प्रभु। चित्रकार ने घबरा कर निगल लिया, चिंता से दिनेश को देखते हुए। बनाया गया व्यक्ति ठीक वैसा ही था जैसा वर्णित किया गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या यह दिनेश की संतुष्टि के लिए था। दिनेश मंत्रमुग्ध लग रहा था, तीव्रता से ड्राइंग को घूर रहा था। कुछ देर बाद वह जोर से हंसा, उसकी आंखों में गहरी नफरत दिखाई दी। हाँ हाँ, वही है वह। विक्रम, उसके खाते में 10 लाख हस्तांतरित कर दो। जी प्रभु। जिस आदमी को संबोधित किया गया था उसने जवाब दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। चित्रकार घुटने टेक दिया, बार बार दिनेश को साष्टांग प्रणाम कर रहा था। 10 लाख, वह इतना कब कमा सकता था? लेकिन यहाँ एक तस्वीर बनाने से उसे वह मिल गया। जल्द ही कमरे में 3 लोग बचे। दिनेश ने सिर उठाया और लिंग शियाओ को इशारा किया। चेयरमैन लिंग, एक नजर डालो। क्या तुम इस व्यक्ति को पहचानते हो? ठीक है। लिंग शियाओ जल्दी से पास आया, उसकी आंखें एक बैल जैसी चौड़ी थीं, जो ड्राइंग पर टिकी थीं। दिनेश ने चाय का एक घूंट लिया। वह तारांकन लेजली तारांकन या प्यास के मारे चाय नहीं पी रहा था। चाय का दिव्य आत्मा पर उत्कृष्ट स्थिरता प्रभाव था। लिंग शियाओ को यहाँ बुलाना आसान था। कम शक्ति स्तर के मार्शल आर्टिस्ट इतने ही थे। उन लोगों को छोड़कर जो जागृत योद्धाओं के अधीन सेवा करते थे और भी कम थे। लिंग शियाओ से पहचानने के लिए पूछना। अगर वह इस व्यक्ति को सीधे पहचान सकता था तो यह उत्तम होगा। वह लोगों को उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए ला सकता था, और वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसने उसे हजारों बार यातना नहीं दी होती। अगर वह पहचान नहीं पाता। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। 3 मिनट पल भर में गुजर गए। लिंग शियाओ की भरिकुटियां कसकर सिकुड़ गईं। वह इस व्यक्ति को नहीं पहचान पाया, लेकिन अगर दिनेश ने उसे बुलाया था तो संभावना थी कि वह जानना चाहता था कि यह व्यक्ति कौन था। उनके बीच कोई संघर्ष हुआ होगा। अगर उसने सच कहा तो उसे दोष दिया जा सकता था। क्या तुमने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या जवाब दोगे? दिनेश ने लिंग शियाओ पर उपहास किया, जो व्यवहारिक रूप से अपनी आंखें ड्राइंग में गड़ाए हुए था। प्रभु, मैं सच में इस व्यक्ति को नहीं पहचानता। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। हालांकि लिंग शियाओ ने जल्दी से कहा, मुझे 1 हफ्ता दीजिए, तब मैं निश्चित रूप से इस व्यक्ति को आपके पास लाऊंगा। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।